शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान का समा आप सबके लिए एक बार फिर लेकर आया है। खुशियों, रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला समा। मैं आपकी मेज़बान बुशरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं आपको सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाते चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, इस्लामिक स्कॉलर हसन महमूद जमाती साहब, और उनके साथ मौजूद हैं नादिया फ़ारूक खर, जिन्होंने सियासत में कदम रखते ही कामयाबियाँ समेट ली। इनसे जानेंगे इनकी कामयाबी का राज। और हमारे साथ मौजूद है कारी अताउल मन्नान वारसी साहब, जिनसे हम इनकी खूबसूरत, खुश अंदाज और खुश आवाज़ में तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल फरमाएंगे। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है नात खां कासिम हुसैन, जो कि हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमाती साहब, नादिया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का, गिलानी साहब और कारी अताउल मन्नान वारसी साहब। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को कोई अपनी गुफ्तगू शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि तिलावत कलाम पाक से आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम औ इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर अअमिनतुम मन फिस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फिस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق الله العلي العظيम। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कारी अताउल मन्नान वारसी साहब। सैयद कासिम हुसैन गिलानी साहब, आपसे गुजारिश है कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। अपने दामन शिफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शिफ़ाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी
बनाए रखना मेरे सरकार, मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा मगर आप कहो, मैंने माना कि निकम्मा मगर आप कहो। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। ज़राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले, ज़राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले। खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना। अपने दामन शिफात में छुपाए रखना। शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे। अपनी पलकों को सरेरा बिछाए रखना। अपनी पलकों को सरेरा बिछाए रखना। और बहुत ही खूबसूरत अशार। जब सवाने ज़िप खुर्शीद क़यामत आए, अपनी जुल्फ़ों प्यारी जुल्फ़ों के गुनाहगार पे साए रखना। अपनी जुल्फ़ों, हाँ अपनी जुल्फ़ों के गुनाहगार पे साए रखना। अपने दामन शिफात में छुपाए रखना। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जनाब सैयद क़ासिम हसन गिलानी साहब, आपने नहायत ही बेहतरीन अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर सुनने वालों के लिए भी बाइस बरकत और रहमत है। बेशक बेशक। ये वो लम्हात हैं कबूलियत के हैं। अभी इफ्तार की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल, ये तो महीना ही ऐसा है जैसे आज हमारी मेज़बान और हमारी जो गेस्ट भी आई थी लास्ट टाइम, मिस नासिर इकबाल ने कहा था ना कि ये तो मुफ्त का महीना, आप इसमें रहमतें समेटें, मग़फ़िरत तलब छोटे करें। रोज़े हैं, ये तो छोटा, अब आप देखें आज माशाल्लाह 7वां रमज़ान है और कैसे वक्त गुजरता है। अभी एक अशरा छठा रोज़ा है, बल्कि हम मगरिब के बाद 7वां शुरू हो जाएगा। छठे 7वें की गिनती में कभी बंदा नहीं पता चलता है, ऐसी कोई मसला छठा नहीं। रमज़ान है आज, लेकिन मगरिब के बाद चले 7वां शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक अशरा जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, मुकम्मल होने जा रहा है। जी जमाती साहब, कैसे चल रहे हैं रमज़ानुल मुबारक? और जब हम देखते हैं दाएँ बाएँ इर्द गिर्द, जैसे अभी नासिरा इकबाल साहिबा जस्टिस साहिबा का हवाला दिया, चूँकि वो चंद रोज़ पहले यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थी, उन्होंने कहा ये बिल्कुल आसान से रोज़े हैं जी जी, कि आपके लिए कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। लेकिन आप
किस तरीके से देखते हैं कि जब इन रमज़ान मुबारक में भी दिक्कत के लम्हात भी पैदा होते हैं, जैसे हम रोज़ाना देखते हैं कि अखबारात में ख़बरें हैं, टेलीविज़न पर ख़बरें हैं कि जैसे ही रमज़ान आता है चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमान की तरफ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें बढ़ाते हैं इनके शैतान कैद नहीं होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल अल्लाहुम्मा आपने सल्ली अला सय्यिदना व वैलिड मौलाना क्वेश्चन मुहम्मद व किया अला आलिहि हाफिज़ साहब। वसहबिहि बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। बड़ी मुबारकबाद है आप सबको भी रमज़ान की, और जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद रमज़ान मुबारक की। ये जो बात आप अभी फरमा रहे थे कि रमज़ान मुबारक का महीना, कुरान मजीद ने ये जो ख़ास जो अभी हम गिनती और अदद की बात कर रहे थे, इसको इतने खूबसूरत और बरजस्ता अंदाज में फरमाया। महज 2 कलिमात हैं, लेकिन अगर उन्हें दिल से पढ़ें तो वो ऐसे दिल को जैसे चीर देने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अय्यामम माअदूदात, ये महज गिनती के चंद दिन हैं। यानी आप देखें अभी पता ही नहीं चला हमें, हम कह रहे थे कि रमज़ान शुरू होने वाला है और अशरा जो है वो कंप्लीट होने के करीब आ चुका है। यानी छठा रोज़ा और इख्तिताम की तरफ है, 7वां शुरू होने वाला है। तो ये महज गिनती के चंद दिन हैं जो बरकतों, सादतों, अज़मतों के दिन हैं। इतना सा महीना है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत मुख्तसर से दिन है, और वक्त जितनी तेज़ी से गुजर रहा है, और फिर ये मौसम भी बहुत बेहतर है, मुतदिल मौसम है, कोई इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी भी नहीं है। वो तो रमज़ान गुजर चुके हैं जो सख्त गर्मी वाले थे, तो बहुत आसान है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ख़ास करम है, हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है। जिस तरफ आपने इशारा किया है, तो ये इतना अच्छा मौसम है, आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं कॉफ़ी पिए, चाय पीना चाहते हैं चाय पिए। जी चाय पिए, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब ये जो जिस तरफ आपने इशारा किया है, सख्ती अब 2 तरह की है। एक तो ये है कि अगर कोई दोस्त मेहनत मुशक्क़त कर रहा है, हमारे यहाँ ये बड़ा अब हमारी सोसाइटी के अंदर देखने में आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने मेहनत मजदूरी करनी है, दिहाड़ी लगानी है, दिन को बाहर जाके काम करना है, तो उस कंडीशन में वो समझते हैं कि ये रोज़ा शायद मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि ये उनके लिए दोहरा अजर है। यानी एक तो रोज़ा रखने का अजर है, और फिर वो जो मेहनत करते हैं तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से, सर्दी में आपने ठंडे पानी से वुज़ू किया है, ठंडे पानी से वुज़ू किया है तो उसका अजर है। तो वहाँ पर जो फरमाया कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, अपने हाथ से कमाने वाला वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दोस्त है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा वो शख्स पसंद है मेहनत करने वाला, कमाई करने वाला, जो इसमें मेहनत करता है, कमाई करता है। यानी हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि शायद दीन इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी दुनिया जो है इसको छोड़ देना चाहिए, तरके दुनिया का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर। मेहनत करके कमाना। वैसे ये भी कौन लोग हैं जो ये कहते हैं, क्योंकि अगर कुरान पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो नजर आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और वइज़ा रअू तिजारतन अव लहवन इनफ़ज़्ज़ू इलैहा ना जी, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु वंतशिरू। आप नमाज की आवाज़ आपको आई है, आप अज़ान की, तो आप नमाज के लिए, नमाज के बाद फिर फजल तलाश करें अल्लाह का। और वहाँ पे दूसरी जगह इरशाद फरमाया वजअलना नहारा माशा, हमने दिन बनाया ही मईशत के लिए। वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। मैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी खूबसूरत आपका मामला है। आपने देखा एक शख्स जो था वो बड़ी कसरत के साथ ना मस्जिद में बैठा रहता था, बहुत ज़्यादा, और काम काज नहीं करना, बस हर वक्त मस्जिद में बैठे रहना। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि अमीरुल मोमिनीन खलीफा थे, तो आप ज़्यादा वक्त मस्जिद में ही आपका गुजरता था, क्योंकि वही उस वक्त का वहीं पे खलीफा बैठा करते थे। तो आप जब तशरीफ़ लाते देखते ये यहाँ मस्जिद में बैठा हुआ, तो आपने उससे पूछा, आपने फरमाया कि क्या तुम्हारा कोई काम काज नहीं है, तुम्हारा कारोबार, कोई मजदूरी, मेहनत, कोई काम नहीं करते? उन्होंने फरमाया नहीं, मैं हुज़ूर दुनिया छोड़ी हुई है, मैं फ़कत अल्लाह से रो लगाई हुई है, मैं मस्जिद में बैठा हूँ। आपने उसे उठाया वहाँ से सख्ती के साथ, फरमाया कि आइंदा तो मुझे यहाँ पर नजर ना आओ, ये जो तुम बात कर रहे हो ये हमारा दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे मना फरमाया, कुरान मजीद में फरमाया कि ये रहबानियत है और दीन हमारा रहबानियत नहीं है। उठो जाओ और अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत करो, मजदूरी करो, उनके लिए कमा के घर लेकर जाओ, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा पसंद है, वो जिसका पसीना बहता है। तो अर्ज़ में ये कर रहा था कि मौसम भी अच्छा है, तो रोज़ा भी है। वैसे ही सख्ती नहीं होती, ये सख्ती फील करने वाले के लिए, वो अगर उसको समझे कि ये सख्ती है, ये हम जो रोज़े की मकरूहात हैं उनमें से भी एक ये चीज़ है कि अगर कोई शख्स बार बार रोज़े की सख्ती, शिद्दत, प्यास को बयान करे तो उस शख्स का रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो इसको सख्ती तो कहना ही नहीं चाहिए, तो अल्लाह के का शुक्र अदा करना चाहिए कि मालिक ने ये तौफीक दी हुई है कि हम पर करम किया, कि जिंदगी में हम रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह की हम रोज़ा रख रहे हैं, और रोज़े का महीना हमें उसने अता किया है, इतनी बरकतों वाला, सादतों वाला महीना है, और वो हमें नसीब है। सख्ती नहीं है। और सख्ती से बात नादिया साहब आपकी तरफ है, कोई सख्त वक्त है पाकिस्तान में सियासत के एतबार से? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये जो वक्त जा रहा है ये सबसे सख्त वक्त है।
और मुझे तो अभी मज़ीद सख्ती बढ़ते हुए नज़र भी आ रही है। अच्छा, आपको लगता है मज़ीद सख्ती बढ़ेगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसे ये सख्ती नरमी में कैसे बदल सकती है? ये सख्ती नरमी में इस तरह बदल सकती है कि अगर सब मिल बैठ के बात करें, सब मिल के इसका कोई हल निकालें। इस तरह नहीं है कि एक जंग उसके साथ है, एक जंग उसके साथ है, एक जमात का बादशाह एक दूसरी, इस तरह नहीं, सब मिल के बैठें। इस टाइम जो हमारा मुल्क है, हमारा वतन पाकिस्तान मुसलसल पिस रहा है, दलदल की तरफ जा रहा है और हमें बेहतरी के लिए मिल बैठ के बात करनी होगी, इसको मज़ीद इसकी तरक्की के लिए, इसकी बका के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जमाती साहब, जैसे ये हम अगर अपने मुआशरे की बात करते हैं तो ये जिस तरह सख्ती की बात है, एक दूसरे से लोग आपस में कटे हुए ज़्यादा नज़र आते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ आप ये कहना इख्तलाफ ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है। इस्लाम तो मोहब्बत का दर्स देता है, इस्लाम तो मोहब्बत का दीन है, अमन का दीन है। ये किस तरीके से हम इस नफ़रत को ख़त्म कर सकते हैं, अदम बर्दाश्त को ख़त्म कर सकते हैं? ये आप सब बड़ी ज़रूरी है आज के हमारे इस दौर के अंदर। हमारी जो सोसाइटी है ना, इसमें ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी है कि हमारी सोसाइटी में बर्दाश्त का एलिमेंट ना मजहबी तबके के अंदर है, ना सियासी तबके के अंदर, और दूसरे जितने भी तबकात को आप गिन लें तो हम दूसरे की जो राय है उसको उसकी राय नहीं समझते उसको। ये बड़ा एलिमेंट है। ये जो आपने फरमाया कि किस तरह इसको पैदा करें, वेरी सिंपल। देखें, आप देखें कि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई इंसान वो एक जैसा नहीं बनाए। जब इंसान मुख्तलिफ पैदा किए हैं, शक्ल सूरत के अंदर मुख्तलिफ हैं, उनको अल्लाह ने ज़बान दी है, दिमाग दिया है, ध्यान दिया है, वो मुख्तलिफ सोचेंगे, वो मुख्तलिफ बोलेंगे। तो हमें इतनी इजाज़त दूसरे को देनी चाहिए कि वो जो कह रहे हैं, मुख्तलिफ कह रहे हैं, उसको सुन लेना चाहिए। और अगर उससे इख्तलाफ है तो इख्तलाफ के भी बहुत सारे आदाब हैं। दीन इस्लाम में फ़ुक़हाए कराम ने, हमारे उलमा मुहद्दिसीन ने इसके आदाब को बयान किया है। और अगर हम उनकी ज़िंदगियों में देखो तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि वो मसलन, इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल अभी मेरे जहन में आई है, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे जो 4 फ़िक़्ह के मज़ाहिब हैं, जो फ़िक़्ह हनफ़ी है, फ़िक़्ह मालिकी है, फ़िक़्ह शाफ़ी है, फ़िक़्ह हम्बली है, ये 4 मुख्तलिफ हैं। खूबसूरत बात ये है कि ये सब मिलते जुलते एक दूसरे के शागिर्द हैं। उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है एक दूसरे से, लेकिन इख्तिलाफ करते हैं दूसरे से, और नया फ़िक़्ही मज़हब जो उसकी बुनियाद पैदा हो जाती है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों का दौर एक ही है। वो मदीना में बैठने वाले, ये कूफा में बैठने वाले, लेकिन जब दोनों की अगर मुलाकात हो जाती है तो वो इख्तलाफी मौज़ूआत को लेकर एक दूसरे से, या अपने शागिर्दों को या अपने मानने वालों को ये नहीं कहते कि तुमने मालिक के पास जाकर नहीं बैठना, तुमने उसके पास जाकर नहीं बैठना, बल्कि वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई फ़िक़्ही मसला दरपेश आए और तुम कूफा के अंदर हो तो फिर जाके अबू हनीफा से बेहतर कोई शख्स नहीं है जिससे तुम राय लो। और वो कहते हैं कि अगर तुम मदीना के अंदर और अगर तुमने हदीस पढ़नी और पूछनी है तो फिर इमाम मालिक से बेहतर कोई शख्स नहीं है। इमाम शाफ़ी इमाम मालिक के बराह रास्त शागिर्द हैं, उनसे हदीस पढ़ी है और उन्होंने ज़बानी याद की, पहले मौता इमाम मालिक, और फिर इमाम मालिक से वो उसकी सनद ली, और फिर आप देखते हैं कि वो उनका पूरा नया फ़िक़्ही मज़हब बन जाता है। इमाम हसन शेबानी के शागिर्द हैं, इमाम अबू हनीफ़ा के जो शागिर्द हैं उनके शागिर्द हैं, यानी फ़िक़्ह हनफ़ी के असातिज़ा के और आइम्मा के शागिर्द हैं इमाम शाफ़ी, लेकिन उनका अपना फ़िक़्ही मज़हब आ जाता है। फिर इमाम अहमद बिन हम्बल, वो इमाम शाफ़ी के बराह रास्त शागिर्द हैं, बल्कि हालत ये होती थी कि वो ऊँट पे सफ़र कर रहे होते थे या घोड़े के ऊपर, और इमाम अहमद बिन हम्बल वो उनके घोड़े की नकेल पकड़ के साथ चल रहे होते थे और उनसे हदीस और मसाइल सुनते और लिखते जाते थे और याद करते चले जाते थे। लेकिन ये अमल कहीं भी नहीं देखा। इसी तरह इमाम बुखारी, इमाम मतलब ये वाला जो हमारे नुमाया शख्सियात हैं, जिनको आज, जिनकी तालीमात के ऊपर, ये जिन्होंने इस्लाम, जिनके ज़रिए इस्लाम आगे तक फैला है, ठीक है, उनका दर्स ये है कि अगर आपके एक सोच के इख्तलाफात हैं भी, लेकिन आपने अपने मानने वालों को, अपने शागिर्दों को ये नहीं कहा कि एक दूसरे से आपने कभी भी किसी ने भी नहीं इत्तेहाद का सबक दिया है। नादिया साहबा, यही अगर ये एक चूँकि बात की अभी जमाती साहब ने, तो आप समझती हैं कि वाकई हमें, जैसे आपने अभी आगाज़ में जिक्र किया कि मुल्क की कौमी सतह पर भी जो सियासत है, सियासी जमातों को, अपने हमायतियों को, अपने वोटर्स को ये दर्स देने की ज़रूरत है आज के दौर में, जैसे आपने कहा है कि हमें इकट्ठा बैठना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे कायद इमरान खान साहब ने हमेशा हमें यही तनकीद की है कि आप सब मिल के चलें, एक फैमिली की तरह चलें। यहाँ पर जो ये बटा हुआ सिस्टम है, इससे नहीं कौम चल सकती। बेसिकली कौम को एक बनाने के लिए, आज़ाद करने के लिए,
तरक्की के लिए आपको एक कौम बनना सबसे पहले ज़रूरी है। जब तक हमारा मुल्क एक कौम नहीं बनेगा ना, एक कौम आप समझ रहे हैं जिसमें बेशक इख्तलाफात तो हैं, बेशक नज़रिए जैसे अलग कि हैं। आपके हाथ में तस्बीह है, इस तरह हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी अहम है। यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है जी। और फिर इसके एकता बगैर कायम की जा वरना इसके सकती है बगैर कोई इत्तेफाक हल से। नहीं है। ना हमारा मुल्क चल पाएगा, ना हमारी कौम मुत्तहिद हो जी पाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं कि आपने सियासत में आने का कब सोचा? जी सियासत में एक्चुअली जो सियासत है ये मेरे वर्सा में मिली है। मेरा पूरा ख़ानदान मेरे वालिद साहब उनकी वफ़ात के बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया। बेसिकली वो जो था कि सोचना, तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि फ्यूचर में इस तरह के कोई प्लान्स नहीं होंगे। कहीं ना कहीं माइंड में था कि इसको मैंने कंटिन्यू करना है अपने वालिद साहब की जगह पर। ठीक है, ठीक है। और जैसे ही आपने इलेक्शन में आने का ऐलान किया, फिर देखें सियासत में कदम रखते ही उसी वक्त आपने कामयाबी समेट ली और आप मेंबर असेंबली है माशाल्लाह। तो इसके पीछे क्या राज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने बहुत कम अरसे में मुझे कामयाबी मिली, लेकिन इसके पीछे बहुत तावील दास्तां है। और रहा सवाल कामयाबी का, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे अहम और पहली वजूहात या का नाबुदु व या का नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मैं अपने कायद इमरान खान की निस्बत से इस इलेक्शन में स्पेशली जो कौम ने एतमाद किया है मेरे लीडर पे, जो मेरे मुल्क पाकिस्तान ने एतमाद किया है, एक तो ये कामयाबी की वजह है। दूसरा ये कि ज़ाहिर है मेरे वालिदैन की, मेरी वालदा की दुआएं। तीसरा मेरे वालिद साहब की 35 साल की खिदमत अपने इलाके के लिए, अपने वसेब के लिए। मेरे वालिद हाजी मोहम्मद फारूक खर साहब ने मतलब वहीं से आपने पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी जी सीखे हैं? वहीं से सीखे मैंने, बचपन से उनको देखे। मतलब जब घर से में ही ग्रूमिंग हो रही थी, ग्रूमिंग पॉलिटिकल हो जो रही थी एक कहीं नहीं। होता है जब से मैंने माहौल। होश संभाला, मैंने अपने वालिद साहब को सियासत में वो किरदार अदा करते हुए देखा जहाँ पे रिश्ते बनाए उन्होंने। एक सियासत एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप सियासत को देखें तो ये एक इबादत भी है। उन्होंने सियासत को अच्छा नादिया साहब, यहीं पर जी। मैं कथा कलाम के जी मारे जी श्योर। सियासत इबादत है, जैसा कि आपको लगता है कि आज मुल्क में सियासत वाकई इबादत के तौर पर की जाती है? देखिए इस बारे में हर इंसान का अपना एक अलग नज़रिया है, अलग सोच है। लेकिन जो मेरा पॉइंट है, तो अगर मैंने सियासत में कदम बेसिकली इसलिए नहीं रखा है कि कोई इक़्तिदार, कुर्सी या पैसा, इसलिए रखा है कि इसको आप इबादत करें। आप अपने आने वाली नस्लों को भी ये दर्स दें। जिस तरह मेरे वालिद साहब ने मेरी ग्रूमिंग की है, तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि सियासत में बिल्कुल मज़हब बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मज़हब के तरीके से आप नहीं लेकर चलेंगे, आप यूनिटी असूलों पर नहीं चलेंगे, आप हक़ाइक़ पर नहीं चलेंगे। बेसिकली हमारा आइन और कानून किस पर बना है? हमारे मज़हब पर बना है ना। तो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, रियासत मदीना है जो, तो जब तक आप इस पर नहीं चलेंगे तब तक आप नहीं सियासत कर सकते, आप इंसाफ नहीं कर सकते। ठीक है, इंसाफ नहीं कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया जी स्टूडियोज़ में इस अफ्तार ट्रांसमिशन में जनाब इरफान अस्कर साहब ने। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर आप खैरियत से? आई एम गुड जी, ठीक ठाक हैं? रमज़ान ठीक चल रहे हैं? बस अभी तो शुरू हुए हैं, अभी तो अच्छा चल रहा है, तो हनीमून पीरियड चल रहा है। अच्छा, कैसा पीरियड गुजरा है? ये 3-4-7 दिन है? अभी तो बहुत अच्छा, अभी तो बहुत बेहतर है। और मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा पहले से शुरू कर देना चाहिए। जैसे रमज़ान से पहले का जो महीना है, जैसे अगर हम देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक एक्टिविटी थी, वो उससे पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती थी और रमज़ान के बाद तक जो है वो चीज़ें रहती थी। तो वो अगर हो तो फिर रमज़ान इतना कोई इम्पोर्टेंट वो वाली चीज़ नहीं रहती। यस इबादत हैं, सारा कुछ है, लेकिन अगर हम वो फीचर देखें, अगर हम सीरा पे फॉलो कर रहे हों और हम पूरा चैप्टर लेके साथ चल रहे हों, तो फिर हमारे लिए रमज़ान जो है ना, वो उसका पहले से बिल्डअप है। अगर आप मुझसे पूछते कि रमज़ान से पहले की क्या तैयारी थी, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। वो मेरा ख्याल सब लोगों को बताना चाहिए कि सिर्फ रमज़ान नहीं, वो जो पहले के जो रोज़े हैं, पहले की जो इबादत हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रमज़ान की आपके ख्याल में नेट प्रैक्टिस की ज़रूरत है? या हम तो जब तक हमें समझ आती है तो रमज़ान मुक जाता है। आपका चूँकि बड़ा गहरा ताल्लुक़ है मीडिया से, बल्कि सारे का सारा ताल्लुक़ ही बड़ा मीडिया से है, तो ये मीडिया वालों के लिए रमज़ान कुछ ज़्यादा आप समझते हैं कि हलचल वाला होता है, ज़्यादा मुतहर्रिक रखता है इनको? इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। एक तो वो ऑब्वियसली बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, जो पता नहीं कहते हैं कि जो शैतान इस साइड पे कहीं कैद हो जाता है, क्योंकि एकदम हम बिजनेस में चले जाते हैं उसमें और वो सारी चीज़ें में आ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से मीडिया पे ये भी इल्ज़ाम लगता है कि हम जो है वो जो सैड न्यूज़ है, बुरी खबर है, उसको एलिवेट करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। बट कोई ऐसी अच्छी खबर हो, कोई खूबसूरत बात हो, कोई भी अच्छा वाक़या हो, जिस तरह से अभी वो एक
बच्ची का वाक़या था, इशरा वाला जो इशू था, तो जिस तरह से मीडिया ने उसको एलिवेट किया है, तो वो जोन सी भी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, इत्तेफाक ऐसा है कि कम आ रही हैं तो इसलिए कम मौका मिलता है, और जो ज़रा थोड़े से बैड सीन्स हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं तो वो ज़्यादा एलिवेट होते हैं। वो आपको ऑब्वियसली 24 आवर्स मीडिया स्क्रीन को कवर तो करना है आपने, तो अगर अच्छी चीज़ नहीं आ रही होगी तो फिर जो लेकिन इरफान साहब, जैसे आपने अच्छी चीज़ों का जिक्र किया, रमज़ान का जिक्र किया, नशरियात जो होती हैं रमज़ान की, अब तकरीबन हर टेलीविज़न चैनल पर सहर में, अफ्तार में, ये भी तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो रमज़ान की सारी चीज़ें जो हैं, जो बरक़ात हैं, वो ये भी सारा कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि फिर बहुत से लोग जो हैं वो नमाज छोड़ के टीवी के आगे बैठ जाते हैं मुख्तलिफ अपने फेवरेट उलमा को सुनने के लिए, वो थोड़ा ज़्यादा रहा वो टाइमिंग जो है ना वो थोड़ा सा उसकी एहतियात करनी चाहिए, वो चीज़ें देख के उसमें, तो वो जिस तरह से तरावी के टाइम्स हैं या बाकी टाइम है सारा कुछ, तो उन चीज़ों को अगर हम उसको फोकस कर लें, उनको देख लें, ये फिर जो भी आपने बात की, इसका मतलब ये है कि ये काम हमें शाबान में करना शुरू कीजिए। आपका रमज़ान आ रहा है, जी, आप ट्रांसमिशन सुने, अपने उलमा को सुने, अपने नात खां हज़रात को सुने, अपने कुर्रा किराम को सुने, लेकिन जब वक्त नमाज है, जब अल्लाह की आवाज़ आ गई है कि हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह, तो फिर छोड़ दें सारे, फिर फलाह वही है जो अल्लाह की आवाज़ है। ये टाइम प्रैक्टिस का है, ये इस वक्त इम्प्लीमेंट करना है उन चीज़ों को, और वो चीज़ें कब सीखनी है, वो रमज़ान के अंदर नहीं सीखनी क्योंकि थोड़ा टाइम है, वो उससे पहले सीखनी है और सारा साल सीखनी है। और ये भी एक मिसपरसेप्शन है कि हम लोग एकदम जाके जो है वो झूठ नहीं बोलना या तोलना पूरा है या सारा कुछ है, ये तो मुसलमान की लाइफ में पूरा होना चाहिए, उसे रमज़ान के अंदर तो उस ब्रैकेट नहीं होनी चाहिए कि रमज़ान में आके आपने सच बोलना है या आपने गिबत नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, या पूरा तोलना है, या जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं, तो सिर्फ इसको फोकस या सिर्फ रमज़ान तक ना करें ना, इसको पूरा करें। और रमज़ान का जो अहम तरीका है, वरना तो अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि आप आए रमज़ान में, रमज़ान का जो महीना आए तो आप बहुत ज़्यादा इबादत कर लें और उसका जो है उसका अजर मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जो एसेंस है वो ये है कि फास्टिंग है, और वो कौन सा टाइम है, नॉर्मली जब कहा जाता है, अच्छे तरीके से अगर बताया जाए तो कहा जाता है कि जनाब जब सूरज निकलता है और सूरज ढलता है, इसके दरमियान आपने खाना पीना है और उसके बाद आपने खाना पीना नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, ये सूरज निकलने से पहले आपने सहरी कर लेनी है और सूरज ढलने के बाद आपने इफ्तारी करनी है। तो बिल्कुल जो हम बाकी टाइम पे कर रहे होते हैं उससे बिल्कुल ये रिवर्स हो जाती है चीज़ उसमें। तो उसका ये मतलब नहीं है फिर सहरी तो सी मंड के करनी है, इफ्तारी भी फिर वो वाली चीजें जो है ना उसका थोड़ा सा मतलब सहरी करने के बाद इफ्तारी का इंतजार नहीं करना है कि कदों दोबारा बारी आनी है। वो चीजें इंपॉर्टेंट है कि उन चीजों को, इसका मतलब है कि तकवा और सब्र का एक होता है इम्तिहान। कम खाना है, सबसे मुश्किल जो चीज होती है वही होती है कि तुम्हारे सामने प्लेट पर ही तुम खा नहीं सकते। तो ये जो एक टेस्ट है, ये जो एक चीज़ है, ये बाकी महीनों में भी होता है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी जो प्रैक्टिस थी वो मंडे ट्यूसडे थी और 13, 14, 15 थी, तो 11 दिन बनते हैं एक महीने में रोज़े के, तो वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, वो भी सुन्नत, वो उसको फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें अगर आप कर रहे हों तो ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है जी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जनाब साहिल अदीम साहब ने। साहिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बहुत कम आवाज़ आ रही है आपकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब, ये आप बहुत दूर चले गए हैं, शायद इसलिए आवाज़ और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दरमियान में जो मेरी और आपकी आवाज़ को ना रोकने की कोशिश कर रही हैं कि मेरी आप तक आवाज़ ना पहुँचे, आपकी मेरे तक ना पहुँचे। मुझे बहुत ही कम आवाज़, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। अच्छा, आपको आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से साहिल साहब? जी नहीं, यही तो कह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से, यानी कि आपको आवाज़ नहीं आ रही, तो कोशिश करते हैं कि आपसे आप हो सकता है आपकी आवाज़ चली जाए। मैं कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। असल में ना आप लोगों की ऑडियो जो है ना मुझे लो आ रही है, और मुझे समझ आ रही है आप लोग क्या बोल रहे हैं, मगर वो चलें जारी रखें, क्या पता गुजारा हो जाए। आप चलिए जी, कैसे हैं आप साहिल साहब, आज का रोज़ा कैसा जा रहा है आपका? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी साहिल साहब, जी आ रही है, आप कहिए। ओके, शुरू करें सर। रोज़ा अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इनको बताते हैं सबसे पहले हमारे साथ कौन कौन है पैनल पे। हसन जमाती साहब हैं, नादिया साहबा हैं, इरफान असगर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और कारी अताउल मन्नान वारसी साहब भी हैं। गुफ्तगू हो रही है हमारी कि प्रैक्टिस रमज़ान की जो है वो शबान में शुरू हो जानी चाहिए, और जो कि हम नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ ये सारे बाकी के 11 माह हैं हम उस पर भी अमल नहीं कर पाते हैं, जो बुनियादी तौर पर कि हमें करना चाहिए, चीज़ें रोकती हैं। तो साहिल साहब, ये कौन सी चीज़ ऐसी रुकावट है रास्ते में कि जो हमें बाकी 11 माह रोकती है कि नहीं ये काम नहीं करना?
क्या रोजा नहीं रखना बाकी के 11वां? नहीं, अच्छे काम नहीं करने। असल में जो रमज़ान की बाद जो सबसे अफजल महीना है ना रोज़ों के लिए, वो शवाल है। तो देखें, अल्लाह ताला ने भी इसके फॉलो थ्रू के लिए हमें कहा था। मसला ये है कि हमारा जो मोमेंटम बन गया है ना, वो सिर्फ 11 महीने का नहीं है, वो तकरीबन 11 साल का मोमेंटम है हमारा। और वो जो पहले लाइफ के पहले 11 साल होते हैं ना, उधर मोमेंटम बनता है। जो पहले 11 साल में नबी इस्लाम ने शाह फरमाया, जिसने एक बेटा या 2 बेटियों को मेरी नहज पे बालिग कर दिया, मतलब 11 साल का कर दिया, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे हो गई जैसे उन्होंने अपनी दोनों उंगलियां मुबारक इकट्ठी करके बताया कि बिल्कुल साथ। तो जो पहले 11 साल का मोमेंटम इंसान को मिलता है, वो अगले हर 11 महीने में वो देखता है। फिर वो रमजान में सिर्फ फैशन ही किया करेगा, वरना तो उसका जो पहले 10-12 साल के अंदर जो भी उसके घर वालों ने उसको बताया है कि भैया ये काम करना है, इतनी 2 नंबरी करोगे तो हम तुम पे कोई सरदरिश नहीं करेंगे, पैसे इकट्ठे करो, गाड़ियां इकट्ठी करो, बीवियां इकट्ठी करो, पावर में आओ। तो अब देखें, पाकिस्तान के किसी भी लेवल के ऊपर किसी शोबे में जाएं आप, चाहे वो एकेडमिया में जाएं, चाहे आप सियासत में जाएं, चाहे आप मस्जिद में जाएं, आप सब पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों की जो टॉप 3 दुआएं हैं, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मौलवी हो, 3 दुआएं वही हैं जो नंबर 1, 2, 3 आती हैं। वो टॉप 3 जो दुआएं हैं हमारी, वो असल में बताती हैं कि हमारे 11 महीने कैसे गुजरेंगे। इंसान की औकात वही होती है जो अकेले में मांगी गई दुआ होती है उसकी। तो आप देखें हमारी फैसिनेशन क्या है, वो कहाँ से आ रही है। वो इसीलिए मेरी पिछली तमाम तरह आप जितना भी आप मेरा काम देखेंगे, मैं मुसलमानों को सियासत में आने के लिए कह रहा हूँ। पावर में आएंगे, जब इंसान अपने फलसफे के साथ पावर में आता है तो उसका फलसफा पूरी दुनिया को ओवरटेक करता है। अगर इंसान किसी और की पावर में आ जाए, तो जिसकी पावर में आता है वो, जैसे इस वक्त हम यूरोपियन ड्रीम की पावर में हैं, तो हमारे दीन के ऊपर भी उनका फलसफा भारी रहेगा। तो हम जितना मर्जी कुरान हदीस खोल लें, हमारी वो 3 दुआएं यूरोप के दिलों के अंदर से आ रही हैं, यूरोप की गलियों में से आ रही हैं, और वो ज़रूरी है कि ऐसा ही आए। इंसान की नफ्सियात ऐसी ही बनी हुई है। सो दिस इज़ वाई आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कितना ज़रूरी बात है कि हमें पता हो कि अल्लाह ताला ने अपना सिस्टम आया करके दिया हुआ है। 11 महीने हमें नज़र आते हैं, अपना नफ्स नज़र आता है। अल्लाह ताला ने एहसान किया, 1 महीना हमारा जो है ना वो आसानी से गुजरे, ताकि हम एटलीस्ट एक कथासिस कर सके, एक पर्सपेक्टिव मिल जाए कि भाई ऐसा असल में तो नहीं था, वरना 12 महीने ही ऐसे होता। बड़े से बड़ा शैतान मस्जिद पहुंचा होता है रमज़ान में, यहाँ तक कि सियासतदान भी मस्जिद पहुंचे होते हैं। ये भी हालात है। तो खुद सोच लें कि मामला असल में कुछ और था। हम देखना चाह नहीं रहे, बस इसलिए बस कोशिश यही है कि अपने बच्चों पे फोकस किया जाए। पहले 11 साल उनको ऐसे नहज में बालिग कर दिया जाए, उसके बाद हार्वर्ड और येल भी उनको वाली फैसिनेशन नहीं दे सकेंगे कि जो अल्लाह ताला ने फितरा में डाल के रखी हुई है। बस माँ बाप का काम है पॉलिश करना उसको। 3 दुआएं कौन सी हैं? 3 दुआएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। आपकी और मेरी 3 दुआएं वही हैं, घर, गाड़ी और औरत। ठीक है, तो गौर से समझें, जिसको मिल जाती है औरत और घर, गाड़ी, वो पावर की तरफ मूव करता है। ये हमारी नहीं है। ये इस वक्त हर कैपिटलिस्टिक मैन एंड वुमन की दुआ है, जो 1000 साल की जिंदगियां मांग रही हैं औरतें अपनी अपने बच्चों के लिए। जो आदमी जो है वो 1000 कनाल के अराजियां मांग रहे हैं, वो जो नहीं है, जिनके पास आ जाती हैं तो वो अगले स्टेप पे पावर मांगते हैं। जब वो आ जाती है तो कहते हैं ये सारी उम्र रहे। सोचें ना सही। तो जब ये मामला ऐसे हो तो फिर आपके सामने ही है सारा लैंडस्केप। जो मोस्ट पावर ऑफ द सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं, जो उनको जेलों में डाला जाता है, उनको जलील किया जाता है, अगली दफा फिर वो आ जाते हैं कि हमें दोबारा पावर में डालो। समझ रहे हैं? नशा, पैसे का नशा, ये सारा का सारा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसी तरीके से लिख के बताया था कि मैंने तुम्हें बनाया, मुझे तुम्हारी नफ्सियात का पता है, मुझे पता है तुम असल में अंदर से क्या चाहोगे। अगर शुतर पे महार छोड़ दिए जाओ, तो हम नहीं शुतर पे महार छोड़ दिए गए। किसी मफरूजे में मत रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम शुतर पे महार है। हमारी महारें सारी अमेरिका और इंग्लैंड के ऐवानों में बांध दी गई है, वो शुतर पे महार छोड़े गए हैं। जब फातेह कौम शुतर पे महार छोड़ी जाती है तो उनकी बीमारियां मफतूह कौमों के दीन बन जाती हैं। ये उनकी बीमारियां जो हमारा दीन बन गई हैं। ये गौर से समझिए, ये गोरे की बीमारी है कैपिटलिज्म, उसका ख्वाब नहीं है। ये हमारा दीन बना इसलिए क्योंकि वो हम पे फातेह है, और हम जो हैं वो अपने 5
नमाजें 30 रोजे चाट के समझ रहे हैं कि हम अबू बकर सिद्दीक और अली बिन अबी तालिब बन गए। और समझें, अपने दीन पे चलने का हक सिर्फ फातेह कौमों को होता है, मफतूह कौम सिर्फ अपने आका के दीन पे होती है। इरफान साहब आप। अच्छा साहिल साहब, इरफान असगर है। साहिल, मुझे ये बताइए कि ये तो बात हो गई, बट हाउ टू बिगिन? अब ये हो गया, डैमेज इज डन, सो हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट इट? बाइफरकेट करें सर। स्ट्राटा 2 ही है हमारे पास। एक, जो बच्चे जो अभी बीमार नहीं हुए, सबसे पहले उन्हें क्वारंटीन करके वो वाली बीमारी से दूर किया जाए कि जो हमें लगी हुई है। दूसरा, वो लोग जो हम जैसे हैं, मुझ जैसे हैं, जो बीमार हो चुके हैं, उनकी जो है ना ओवरऑल उनकी जो ट्यूनिंग है, वो उनको पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट से स्किल डेवलपमेंट से सबसे बड़ी बात वो ज़ाविया बदले और उनको लॉजिकल आर्गुमेंटेशन के थ्रू, क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू सिखाया जाए कि आर्ग्यू करके बताएं कि हाँ वाकई नफ्सियात कैसे काम करती है। एक्सपोज किया जाए वो नॉलेज सेट। जैसे मैंने अभी ये बात की है, आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों के जहन में ये बात आई होगी कि हाँ, जब भी जोरावर अपने जोर में होता है तो कमजोर बेचारा कुछ कर नहीं सकता। ये कॉमन सेंस की बात है। सो वहां पे कुरान अपनी पीक पकड़ता है। वो मिन कुव्वा, कोई नसीहत नहीं थी, वो हमारी बेर मिनिमम मेरिट था कुरान पाक में कि अगर तुम ताकत में नहीं आओगे तो ताकतवर के दीन के अंदर आ जाओगे, और आना तुमने सिर्फ अल्लाह के दीन में है तो तुम्हें ताकत लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर। मैं बाय द वे आपको बात बता दूं, ये बात सिर्फ कुरान में नहीं है, ये इंजील में भी और तौरात में भी आई है कि अल्लाह ताला सिर्फ पावरफुल को पावर देता है। मैंने जब ये पढ़ी थी तो मैं भी हैरान हो गया था कि अल्लाह सिर्फ पावरफुल को पावर देता है। जरा सोचें। सो ये हमारी नफ्सियात काम ही ऐसे करते हैं। सो माशरे को 2 स्टार्टर्स में स्प्लिट करें, बच्चों को अलग करें, बड़ों को अलग। बड़ों की टेक्निक्स ही अलग है चेंज करने की, और बच्चों को तो ऑफकोर्स अभी उनको बीमारी लगी नहीं हुई तो वी कैन एक्चुअली सेट देम अप। अब के ज़हन में आएगा सर 25 करोड़ लोगों को ऐसे तो दो खानों में डाल सकते, तो हमें 25 करोड़ नहीं चाहिए, हमें 25 लाख भी नहीं चाहिए। You only need a handful of 25,000 to 100,000 people who are consciously developing this in certain cities. इन शहरों के अंदर हम ये मॉडल भी अप्लाई करें। इरफान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इरफान। अच्छा साहिल, मुझे ये बताइएगा कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स आपने कह दिया है कि वो जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड हैं या इस किस्म की चीज़ है, जैसे आपने भी डिस्कस किया, तो क्या हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी किसी इन्फ्लुएंस के अंडर जा रहे हैं कि वो भी ये चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं ये इसको आगे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे प्रॉपरली? जुम्मे का खुतबा हमारा, मुझे 50 साल हो गए हैं, 51 साल हो गए हैं, मैं अरसे से जा रहा हूँ जुम्मे खुतबे, लेकिन अगर मुझे चेंज नहीं कर पा रहा तो कहाँ प्रॉब्लम है फिर? सर हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट तो हैं ही कोई नहीं। रिलीजियस इंस्टीट्यूट तो होते हैं जब कोई इंस्टीट्यूट होता है। हमारी तो मॉनेस्टरीज हैं, हम तो बुद्धिज्म की फ्रेंचाइज खोल के बैठे हुए हैं इस्लाम के नाम पे। आप मुझे बताएं कौन सी स्किल डेवलप करके देती है मस्जिद? मुझे स्किल का नाम बता दें एक, मैं उसको इंस्टीट्यूट बोलना शुरू कर दूंगा। आप मुझे एक स्किल का नाम बताएं, हम इंस्टीट्यूट बनाना शुरू कर देते हैं। कौन सी सेंस, कौन से एट्रीब्यूट डेवलप हो रहे हैं मस्जिद से? इंस्टीट्यूट तो स्किल डेवलप करता, मस्जिद पहले करती होती थी। याद रखिएगा, मस्जिद का काम स्किल डेवलपमेंट था, मस्जिद का काम कम्युनिटी डेवलपमेंट था। हमारी मस्जिदें तो इसलिए खोली जाती हैं क्योंकि एक बरेलवियों का कोटा रहता था, वहां पे पूरी कर दो, यहाँ देवबंदियों का कोटा रहता था, वहां पे पूरी कर दो। ये तो ये वाली इजाजतें हो रही है। दीज आर रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, दीज आर जस्ट औकाफ के महकमे के कोटे के ऊपर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा जो सियासतदान है वो भी बिल्कुल इसी मॉडल के ऊपर जिंदा है, वो भी पावर में नहीं है, उसको भी पता है। वो सिर्फ आपस में, जैसे हमारे बरेलवी देवबंदी फिरके हैं, पीपल पार्टी और पीटीआई और पीएम नवाज लीग की, जो भी क्या कहते हैं मुस्लिम लीग जी, तो ये बिल्कुल फिरके है। सियासतदानों के भी फिरके है और दीनदारों के भी फिरके हैं। असल में तो इनकी फिलॉसफी तो जीरो से ही नहीं बनी हुई। हमारा सियासतदान से एक दफा पूछ लें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होता है, तो तोते उड़ जाएंगे। ये क्या सवाल पूछा आपने? बिल्कुल इसी तरीके से आप मौलवी साहब से पूछिए कि इस्लाम के रुकन तो हमें पता है, हमें बता दें इस्लाम का मकसद क्या है। इस्लाम का मकसद मुझे एक आलिम बता दें जो इस पर जिंदा हो पाकिस्तान में, जो इस जुमले का असर जानता हो। तो साहिल साहब, हसन महमूद जमाती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। हसन साहब और नादिया साहब, सियासत की भी बात हुई है कि सियासत पाकिस्तान का सब कुछ बाहर से ऑपरेट हो रहा है। हसन साहब, मस्जिद मदरसा अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा है, और जो दुआएं हैं जो बुनियादी तौर पर ये भी की सारी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखें ये चीज़ है कि ओवरऑल सोसाइटी जो है ना हमारी, वो डिक्लाइन की तरफ है।
वो किसी एक इंस्टीट्यूट की अगर आप बात करें, पर्टिकुलरली अगर मस्जिद मदरसा को लेंगे, दिस इज़ बेसिकली द होल एजुकेशनल सिस्टम जो है वो डिक्लाइन की तरफ चल रहा है सिंस 1834। उससे पहले का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, इवन इन द इंडो पाक और उससे बाहर 1834 सिंस देन जब से वो लॉर्ड मैकाले ने एक अपना सिस्टम दिया और पाकिस्तान इस पूरे इंडो पाक के अंदर और ओवरऑल बेसिकली बाहर भी जो पूरी हमारी उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये हम इस तरफ डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हुए। तो ये बेसिकली ओवरऑल पूरी उम्मत के ऊपर या पूरी सोसाइटी का या पूरे इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो किसी एक हम इंस्टीट्यूट को पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि यहाँ पे इशू है। ओवरऑल देखें होता ये है कि हम पर्टिकुलरली आपके ख्याल में मदारिस को नहीं कहा जा सकता या मसाजिद को नहीं कहा जा सकता? देखिए पूरा सिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा है, निज़ाम है वो है कि जिसमें रियासत चल रही है, ये रियासत के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। वहाँ पे क्या रियासत ने ये ज़रूरी समझा है जो उन्होंने बात की है, इट इज़ बेसिकली द वेरी क्या कहते हैं कि उसको बेसिक क्वेश्चन है कि आपका जो आइन है, आइन के ऊपर सबसे पहले आपका द पर्पज़ ऑफ द स्टेट ये डिसाइड करता है कि आपकी रियासत की सिमत क्या होगी, आपने जाना किस तरफ है। तो हमारा तो पर्पज़ ऑफ स्टेट ही डिक्लेयर नहीं है, तो हम किस तरफ जाएंगे। तो दिस इज़ बेसिकली द फिनोमेना और ये इशू है हमारे इस मुल्क के साथ, हमारी रियासत के साथ। उसकी वजह से जहाँ से पॉलिसीज़ बन रही हैं, जहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, मदरसा और मस्जिद तो वो आपकी जो दीन की मबादियात हैं, बेसिक्स हैं, उनको अभी तक बचाने की कोशिश में लगे हुए। सिंस द 1834 क्यों मदारिस बाद में अलहदा बनाए गए? इशू ये था कि पहले ये कम्बिनेशन था, एक ही सिंगल इंस्टीट्यूट होता था, उसका कोई मदरसा अरबी के अंदर स्कूल को कहते हैं, जामिया इंग्लिश अरबी के अंदर यूनिवर्सिटी को कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसकी अरबिक टर्मिनोलॉजी जो है वो जामिया है। इसी तरह कुल्लिया कहते हैं, कुल्लिया हम यहाँ पे कॉलेज को कहते हैं इंग्लिश के अंदर, वो अरबी के अंदर कहा जाता है। दीज आर जस्ट द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो होता ये था कि वहाँ पे वो मदरसा था या कुल्लिया था या जामिया थी, वहाँ पे ये सब कुछ एक ही छत के अंदर। मतलब आपका ये मानना है कि मदारिस पाकिस्तान में तो वो जो बची हुई चीज़ें हैं इस्लाम की, उनको बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। ये बनाई ही इसी जब प्री पार्टीशन 1867 के अंदर आप ले लें, वहाँ से इसका आगाज़ होता है। उन्होंने जब देखा कि ये तो पूरा हमारा सिस्टम ही तबाह कर दिया गया और अब अगर हमने पर्टिकुलरली इस चीज़ को भी ना बचाया तो आगे चल के जो हमारा ये जो अभी जिसको हम दुनियावी तालीम कहते हैं, इस्लाम के अंदर इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम का ये भी एक कॉन्सेप्ट हमें समझने की ज़रूरत है। हम कहते हैं इस्लाम इज़ द रिलीजन या मज़हब कहते हैं। इस्लाम मज़हब नहीं है, इस्लाम दीन है। हमें कुरान में भी अल्लाह ने यही कहा है, हदीस में भी हम पढ़ते हैं, कुरान के लिए, इस्लाम के लिए दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दीन जो है वो होलसम का नाम, जिसके अंदर सिर्फ महज चंद इबादत नहीं है, ये तो 10% है टोटल। अगर नमाज की बात करें, दिन में 5 मरतबा नमाज है, 24 घंटे के अंदर 50 मिनट के अंदर या आधे घंटे में सारी नमाज पढ़ी जाती है अगर आप कलेक्टिवली एक टाइम के अंदर मतलब आपके ख्याल में ये 23 घंटे हम क्या वो हम बचाने की तरफ है। सियासत का जिक्र हुआ है, आइन का जिक्र हुआ, कि क्या मकसद है उसका नादिया साहब आपके ख्याल में? रियासत की सिमत आपको नज़र आती है? और जितने भी जैसे अभी साहिल साहब बात कर रहे हैं कि जैसे मजहबी जमातें हैं मुख्तलिफ, या उनके अल्फाज ज़रा और हैं कि बिल्कुल ये जो सियासी जमातें हैं ये भी बिल्कुल उसी अंदाज में चल रही हैं, इनका भी अपना मकसद कोई नहीं है, इनको भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ इशारा आता है। जी बिल्कुल, मैं आई एम टोटली एग्री विद हिम, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारा मज़हब है उस पर जो हमारा बना आइन कानून, क्या हम उस पर चल रहे हैं? क्या हमारी जो सियासत की जमातें हैं क्या वो उन रूल्स पे चल रही हैं? आई डोंट थिंक सो। हम कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ से कोई ऑर्डर्स आते हैं, हम उनको कलेक्ट करते हैं, फिर हम उस पर अपने डिसीजंस लेते हैं। मेरे ख्याल से हम उस पर नहीं चल पा रहे हैं। पहले तो हमें अपने साथ ये फ़ैसला करना होगा कि हम जिस जानिब जा रहे हैं वो आया हमारे आइन और कानून में है, वो जो हमने एक आइन ऑफ पाकिस्तान बनाया है कि उसमें वो है। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, उस पर नहीं है। एक और ले लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल साहिल-उद्दीन सर से है, वो ये कि डेमोक्रेसी और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है ये तो हमारे फेल हो चुके हैं, बच्चे को पता है। मदरसे वाले जो हैं, ये इस्लामिक जो इंस्टीट्यूट है, ये कहते हैं हमें पॉलिटिक्स नहीं आती है, पॉलिटिशियन कहते हैं हमें दीन का टकेगा नहीं पता। तो आम बच्चा तो कंफ्यूज होगा ही होगा, वो कहेगा मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, ये दोनों चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साहिल साहब, एक सवाल आया, जैसे अभी जमाती साहब ने भी कहा कि मदारिस तो जो हमारे दीन है, मज़हब की जो बुनियादी चीज़ें उनको बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और दूसरा भी जो सवाल आया कि जो सियासतदान हैं वो कहते हैं कि बकौल इनके कि उनको दीन का नहीं पता, और जो
मजहबी सियासी जमातें हैं वो शायद सियासत से दूर हैं या मज़हब वाले सियासत से दूर हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपके पास जमा हुई हैं, ज़रा इस पर आपकी क्या राय है? मुझसे पूछे आप? बिल्कुल, साहिल अदीम साहब से। असल में ना ये अपॉर्चुनिटी है, यूथ को बताएं कि ये अपॉर्चुनिटी है बेटा। मस्जिद भी फेल हो चुकी है, वो तो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है सियासत में, इसीलिए शेख रशीद और नवाज शरीफ जैसे बंदे, जरदारी जैसे बंदे निजाम बनाते हैं तो मौलवी साहब उसकी ताबे आ जाते हैं। कुछ सोचें, मैं तो हैरान हूँ ये लोग सियासत की सड़क कैसे क्रॉस करते हैं। दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर ये क्वालिफाई नहीं करते किसी भी काम के लिए, बाय द वे, सिवाय 2 नंबरी के ऑफकोर्स। मगर पाकिस्तान में ये दीन के लिए भी क्वालिफाई कर देते हैं। इसका सबूत क्या है कि दीन के जितने भी निजाम चल रहे हैं वो यहाँ पे जरदारी नवाज शरीफ बना रहे हैं। सोचें, इसका मतलब है यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंतहाई नाइल किस्म का खिलाड़ी इसका कप्तान बना दिया गया हो तो आपको पता होता है कि टीम में सिलेक्शन बड़ी आसान है, आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आप ही आ जाएंगे। सो मस्जिद अगर दीन, मस्जिद को तो खैर आपको पता है खुद हजरत यजीद साहब ने इन सबको अपडेट किया था कि भाई दीन को सियासत से अलग कर दो, और इन लोगों ने अलग कर दिया। ये तो यजीद के छोटे छोटे पैरोकार हैं जो कि ये कहते हैं कि मजहब का नाम इस्लाम है, इस्लाम में सियासत नहीं है, और दीनदारों को चाहिए कि बस मस्जिदों के सफ़े सीधी किया करें, बाकी सारे इंतजाम हम करेंगे। तो ये यूथ को अब 18-20 साल के लड़के को पता चल चुका है कि इस्लाम की जितने भी इंतजामी अमूर पाकिस्तान में किसी भी लेवल के ऊपर पूरे किए जा रहे हैं वो असल में अमेरिका ने इजाज़त दी हुई है तो हो रहा है, वो असल में यूरोप ने इजाज़त दी हुई है तो हो रहा है। वरना एक दफ़ा छींक आई थी यूरोप को तो अतातुर्क ने अजान तक बैन कर दी थी तुर्की में। ये वही उलमा कराम है जो उस वक्त चुप करके बैठे हुए थे। जाहिर है जोरावर का दीन, जोरावर की बीमारी जो है ना वो कमजोर का दीन बन जाता है। तो तुर्की ने क्या किया, तुर्की बेचारा क्या करता रहा, अतातुर्क के मरने का वेट ही करता रहा। तो हम भी अब क्या करेंगे, हम इन बाबों के मरने का वेट करेंगे। नहीं साहिल साहब, ये सबसे आसान नहीं है कि सारा मलबा अमेरिका के ऊपर डाल दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, सारा मलबा मैं अमेरिका पर नहीं डालता हूँ, मैं आपको खाली सिम्टम बता रहा हूँ। कॉज अमेरिका नहीं है, याद रखिएगा। हाँ। कॉज हमारी अपनी अम्मी और हमारा अपना अब्बू है, ये कॉज है। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करें ये बात मानने के लिए कि हमने खुद, मेरे घर वालों को कोई बेंजामिन नेतन्याहू की कॉल नहीं आई थी कि अब्बू और बेटे को यूट्यूब लगा के दिया करो। ये यहूदियों की साजिश नहीं है कि हम इतने बीमार हुए हैं। बस मुझे सिर्फ इस बात का रोना आता है कि हम जब इस्लाम के नाम के ऊपर हम 2 नंबरी करते हैं ना, क्योंकि रज़ाई नवाज शरीफ जो है ना ये इस्लाम का नाम नहीं लेते, ये डरते, इनको पता है यार इनको तो कुछ कोई बंदा पूछ उठा लेता है तो बंदा क्या बस जवाब देगा, तो ये जान के इस्लाम के नाम ही नहीं लेते। ये बस जनरल सी गुफ्तगू कल्चर के लेवल के ऊपर करते होते। जो इस्लाम के नाम लेते हैं ना, यूथ को चाहिए उनको सबसे पहले रिप्लेस करेंगे, सबसे पहले अपनी कॉम्पिटेंस के साथ इस्लाम को रीपोजिशन करें, इस्लाम को रीब्रांड करें पाकिस्तान में कि भाई हमारा काम कॉम्पिटेंस था। पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज के अंदर कॉम्पिटेंस लेके आना, लिबरल आर्ट्स के अंदर कॉम्पिटेंस लेके आना मुसलमान के दीनी तकाज़े हैं। अभी देखें लिबरल आर्ट्स में कौन लोग जाते हैं, जो लड़की सर पर दुपट्टा करते कब, जब अजान होती है और वो समझती है कि वो हज़रत खदीजा के दर्जे में पहुंच गई है, ये बड़ी मोमिना हो गई, वरना उसको टके का इल्म नहीं होता दीन का। और जब बात आती है सियासत की, पॉलिटिकल रिव्यूज ऐसे दे रहे होते हैं ये मर्द औरत पाकिस्तान के जो क्लासिकल पाकिस्तानी है, जो वो समझते हैं कि भुट्टो को डिस्कस करना असल में सियासत है, वो समझते हैं ज़ियाद दौर की बुराइयां करना सियासत है। इतने इनकॉम्पिटेंट हैं लोग। जिस कौम के अंदर ये सेंस ना हो कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कौन से वो पॉस्टुलेट दिए थे जो अभी तक यूरोप ने इंपोर्ट करके रखे हुए हैं अपने कॉमनवेल्थ के लॉज के अंदर, उनको क्यों उमर बिन खत्ताब के पॉस्टुलेट्स इंपोर्ट करने पड़े? हम कॉमनवेल्थ में ही हैं बाय द वे, जिसको ना पता हो। और खुद सोचें, हज़रत उमर ने पॉस्टुलेट बनाए, लेजिस्लेटिव बनाया, गौरों ने लिए, विक्टोरिया ने पूरी दुनिया के अंदर दीन कायम किया, और हज़रत उमर के पॉस्टुलेट वापस कॉमनवेल्थ में से होते हुए पाकिस्तान आ गए, वरना हमने वो भी नहीं ले रहे थे। क्या ही खूबसूरत इम्तजाज होता है। सो ये यूथ का, जिस बच्चे ने भी ये सवाल किया था, उसको कहें ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, समझे। इमरान खान अगर या वसीम अकरम चाइना की क्रिकेट टीम में जाते ना तो गिनीज बुक में होते। इस वक्त ये समझ लें चाइना की क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, इतने बुरे हम सियासत में भी और मजहब में भी, दीन में भी। तो इस वक्त जिस जो क्लस्टर है उसने कॉम्पिटेंस अचीव कर ली, उसको बाजी मिल जाएगी। उसके बाद आप खुद सोचें कितना आसान हो जाएगा कि सारे के सारे नाहल नीचे होंगे आपके
इरफान साहब भी कुछ कहना चाह रहे। जी इरफान साहब। अच्छा साहिल, आप जिस तरह बता रहे हो, हम सब लोग कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत से इस तरह के उलमा आ चुके हुए हैं इस वक्त जो खुद भी यंग हैं और आगे आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और वो जो एक टिपिकल स्कूल ऑफ थॉट था उलमा का, थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो सोशल मीडिया पे एक वो और तरह का भी एक सिस्टम शुरू हो गया सारा। आपका ख्याल है कि कुछ अरसे तक या कितने अरसे तक हम ये पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं और जो यूथ जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को टेक ओवर कर सकती है? क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जब रशिया अफगानिस्तान में जाता है तो फिर जहाद फर्ज हो जाता है, लेकिन जब इसराइल गज़ा पे जाता है तो तब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि कितना टाइम लगेगा? आप, क्योंकि आपका मुसलसल इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट्स के साथ, तो आप जो स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं उनका इंटेलेक्ट लेवल है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं? आवाज आ रही मेरी? जी जी साहिल साहब सुन रहे हैं। तो सर असल में ना इसके पीछे दो स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है। एक तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स है, हमारे पास दो केस स्टडीज हैं, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी है और एक रशियन कोल्ड वॉर की भी है। सो अगर हम 25 करोड़ का सैंपल ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है 30 साल काफी होंगे लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स में कि अगर हमारे पास लेस देन 10% स्ट्राटा हो और वाकई में वो कॉम्पिटेंट भी हो और मोबिलिटी भी हो, ये दोनों काम हो रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम मेजर KLI के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, इनके अंदर हमारे विजिबल पावर स्ट्रक्चर बन जाएं उन लड़कों के जिनकी आप बात करें, उन खवातीन की जिनकी आप बात करें, कि दे आर कमिंग इनटू दैट ग्रूव, कि जहाँ पे वो दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करें। मसला ये है इरफान साहब कि अगर मैं एक बहुत बड़ा आलिम बनूँ भी ना, तो मैं तब तक बड़ा आलिम नहीं बनता जब तक मुझे ऑडियंस ये क्वालिफाई करने की कॉम्पिटेंस न रखती हो कि मैं कितना बड़ा आलिम हूँ। ट्रू। किसी भी जगह पे मैं जाके एक आयत सुनाऊंगा तो मैं तो बहुत ही बड़ा आलिम हूँ, क्योंकि मेरी तो ऑडियंस ही इनकॉम्पिटेंट है। पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है। खुद सोचें, जो शख्स पीपल पार्टी का हो या नवाज शरीफ का हो या रेगुलर सियासतदानों को सियासतदान समझता हो, वो इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, उनको यही नहीं पता कि सियासतदान ऐसे नहीं हो सकता। साहिल साहब, आप जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं, इमरान खान साहब का आप कम नाम लेते हैं, आप उनको पसंद करते हैं क्या? सर गौर समझिए, इससे अच्छी एग्जाम्पल कोई नहीं मिलती। मैं इबरत के लिए नाम लेता हूँ। इबरत की लिस्ट में टॉप के ऊपर जरदारी साहब आते हैं और नंबर 2 पे नवाज शरीफ आते हैं। जब इबरत दिलानी हो पूरी दुनिया के 7 अरब लोगों को कि ऐसे ना हो जाना, तो इमरान खान उस टॉप 2 लिस्ट में तो नहीं आता। इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान को मैं पसंद करता हूँ, उसने वो वाले गिनीज बुक के रिकॉर्ड नहीं कायम किए जो इन दोनों ने कायम कर दिए। इसलिए इससे अच्छी मिसाल और मिल नहीं सकती ना, ये बच्चों को डराया जाना हो कि भैया ये तो इससे आगे ये हदें ना क्रॉस कर देना, बस ये है हद। ठीक है, लेकिन मेन फोकस हमारा अभी साहिल साहब यही है कि हम यूथ को, जो हमारी एज के लोग थे वो तो अब इट्स अ गॉन केस, इट्स अ गॉन चैप्टर नाउ। अब आप कह रहे हैं कि 30 साल एटलीस्ट यूथ जब तक आप मेन सीट्स पे नहीं आती तब तक आपको उनको प्रोवोक करना है, उनको फर्निश करना है, उनको बेहतर तरीके से आगे लेके चलना है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, फोकस करना है यूथ पे। लेकिन अगर तो 2-3 कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं जो कि इंशाल्लाह हो सकते हैं, अगर हम कॉन्शियसली इसको चेस बोर्ड के थ्रू देखें पाकिस्तान को, और वाकई में कोई सिंसियर बंदे कोई थिंक टैंक बना रहे हों कि भैया ठीक है, हमारे रिलीजियस रीब्रांडिंग हम कर सकते हैं, हम पॉलिटिकल रीब्रांडिंग कर सकते हैं, हमारे कोई 8-9 की इंस्टीट्यूट जो है ना अगर वाकई में थ्रूपुट दे रहे हो। मसला हमारे जो थ्रूपुट देने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने कंफ्यूज हैं। फॉर एग्जांपल आप हमारे लिबरल आर्ट्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, खैर हमारा तो लिबरल आर्ट्स का नहीं जाती है, मगर आप लम्स आईटी और आला खान को पकड़े तो आपको पता चलेगा वहां से रिलीजियस एक्यूमेन एक्सपेक्ट करना एक बहुत बड़ी हमाकत होगी। वी रियली नीड टू चेंज द वे दे एक्चुअली लुक एट रिलीजन। नंबर 1, मैं इसको 30 साल बोल रहा था, ये काम आराम से हो सकता है अगर हमारे पास 8-9 इंस्टीट्यूट एजुकेशन के हों और हमें पता हो कि उनकी गवर्नेंस जो है हमारे साथ एक विजन के साथ अलाइंड है, और अगर उनकी जो भी गवर्निंग बॉडीज हैं एकेडेमिया की, वो अगर अलाइन हो भी जाएं, उसके बावजूद मुझे फिर भी मस्जिद की सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि मस्जिद ने अच्छे काम करने हैं वहाँ करने हैं और रजिस्टेंस जरूर देनी होगी। ऑब्वियसली उनकी तो दुकान बंद हो रही है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू पुट अ रियल मुस्लिम with all the attributes as an archetype in the center
द कंट्री कि ये 18 साल का लड़का है और ये 18 साल की लड़की है, ये सियासत में भी ग्लोबली कम्पिटिटिव हो गया है और ये दीन में भी ग्लोबली कम्पिटिटिव हो गया है। इसका जनरल आईक्यू और वर्ल्ड व्यू जो है वो किसी भी लेवल के ऊपर फ्रैक्चर नहीं है। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये हो सकता है ये स्वीडन के लड़के लड़कियां कर रहे हैं, वो अपने दीन के लिए कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं, ठीक है। स्कैंडिनेविया इज डूइंग इट। हमारे पास तो अपना असली दीन है, हम भी कर सकते थे। हमारा दीन तो लिखा हुआ है सारा, उनका तो दीन लिखा भी नहीं हुआ। We have a lot more ways to measure the competence of a religious person. They don't, and still they're actually producing it. Church produced it for 400 years. Vatican ऐसे नहीं अपनी गवर्नेंस बॉडी को कॉर्पोरेट मॉडल के ऊपर लेके आया हुआ। I think we can easily do it. ठीक का कुछ साइन ऐसे जो है ना केसेस आ रहे हैं अब, जो कि पहली दफा हुआ है कि रिलीजियस स्पीकर्स सेलिब्रिटी बन गए हैं यूथ की सेगमेंट के। 18 और 35 साल के बीच में ऑल ऑफ अ सडन सारी अट्रैक्शन रिलीजियस स्पीकर्स के पास जा रही है, व्हिच इज वेरी गुड। दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर एंड आई हैव रन अ फ्यू केस स्टडीज, आई हैव रन अ फ्यू नंबर्स जो कि पाकिस्तान के अलावा भी एक और जगहों पे हो रहा है। सो व्हिच मींस कि द टाइड कैन बी टर्न, हो सकता है किया जाए। मसला है कि पाकिस्तान का लड़का इस वक्त जो 18 और 35 साल के बीच में है, वो वाकई में अगर ये समझ जाए कि कितनी ताकत उसके पास आने वाली है, कि ये मैं बता दूं आपको, जैसे बिटकॉइन आ रहा था ना, तो लोगों को जिनके पास थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल सेंस थी, जिनका थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की सेंस थी, उनको पता था मैंने बिटकॉइन से बिलियनियर कैसे बनना है। इससे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के लड़के और लड़की को पता चल जाए कि उसके पास क्या पावर आ सकती है अगर वो वाकई ये दो रेल्म्स के अंदर अपने आप को कॉम्पिटेंट कर ले, he is going to take over the planet, like literally take over the planet. I am talking about like better than free machinery. सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ साहिल, आप अभी कह रहे हो कि अगर उनको पता चल जाए, मैं इसलिए बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपका मुसलसल इंटरेक्शन जो है यूथ के साथ रहता है। तो अभी अगर अगर वाली बात है तो फिर तो आप 30 साल से फिर आप 40-50 साल पे ले जाएं इसको, अगर नहीं पता चला। वही तो ये लग रहा था आपकी बात से कि अगर आज से वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे तो फिर हमें अगले 30 साल में कोई अच्छी बेहतर नस्ल मिल जाएगी। आप अगर की बात करेंगे तो फिर तो इसका मतलब है कि वो अगर अगले 5 साल में 10 साल में होता है तो इट टाइम विल स्पैन अप टू 40 or 50 इयर्स। बहुत अच्छा सवाल है। अगर क्या मतलब यहाँ पे अगर बहुत जरूरी लफ्ज उसका तर्जुमा करना जरूरी हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर का मतलब ये है कि अगर ये 3-4 इंस्टीट्यूट्स अगर दे स्टार्ट ब्लेजिंग गन्स, ऑल गन्स आउट, तो हमारा थोड़ा एकेडेमिया हमारा, और ज्यादा नहीं, फिक्र नहीं करें, एक बारिश का पहला कचरा चाहिए होता है ना। अगर हमारे जो रिलीजियस स्पीकर्स हैं उनकी शरह, उनकी रेशियो वो उस लेवल के ऊपर, उनकी ट्रैक्शन जो है, उसकी ट्रैक्शन की रेशियो उस लेवल के ऊपर बढ़ जाए। मैं यूथ को क्यों कह रहा हूँ कि अगर यूथ को पता चल जाएगा, मतलब है कि ये जो ट्रेंड सेट हुआ है इसको कायम करके ना थोड़ा सा सस्टेन कर लें हम, और टीवी चैनल और मीडिया हमारा साथ दे, 3-4-5 मेन स्ट्रीम चैनल्स मेरे साथ आ जाए और वो वाकई में बाय डिजाइन एक कैंपेन रन करे सिर्फ 5 साल की, कि इस वक्त जो स्कूल और कॉलेज के लड़के हैं जो कि 8th 9th 10th ग्रेड के अंदर आ चुके हैं और फर्स्ट ईयर इंटर और ए लेवल्स में चले गए हैं, उनको मैंने जो खास प्रोग्रामिंग करनी है, और मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग फॉर $1 billion हियर, आई एम ओनली आस्किंग फॉर 2 or 3 मेन स्ट्रीम चैनल्स, और जिनके थोड़ा सा फोकस मिल जाए, तो आई थिंक वी कैन एक्चुअली पेनिट्रेट द यूथ रियली वेल। तो ये अगर का मतलब ये था बस। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो हम बच्चों को मोटिवेट करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनके अब्बू जान और अम्मी जान के कितना इन्फ्लुएंस के अंदर वो बच्चे होते हैं कि वो उनको रोक देते हैं कि नहीं बेटा, तुमने जो है इस रास्ते पे नहीं जाना, तुमने वही जो आपके 3 फीचर्स थे, एक अच्छी जगह पे शादी होनी है और अच्छा बड़ा घर होना चाहिए और एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो वो टारगेट्स कैसे स्विच होगा अगर पेरेंट्स आपको रेजिस्ट कर रहे होंगे या आपको मास्टर रेजिस्ट कर रहा होगा? मैंने इसके क्वेश्चन बहुत पहले रन किए हैं, सबसे इसको प्राइमरी बोलते हैं। मेरा प्राइमरी रेजिस्टेंस जो है ना पाकिस्तान की अम्मी से आना है, सेकेंडरी पाकिस्तान के अब्बू से, सेकेंडरी रेजिस्टेंस पाकिस्तान की अम्मी से आना है। तो ये 2 हैं, उसके बाद आते हैं कॉलेज के प्रोफेसर, ठीक है। तो सबसे बड़ा दुश्मन मेरी राह में, मेरे दीन का सबसे बड़ा दुश्मन वाकई पाकिस्तान की अम्मी है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने फिर उसके पीछे स्ट्रेटजी यूज की। अब मैं पाकिस्तान की अम्मी को प्रॉपरली बाय डिजाइन सर्जिकल स्ट्राइक करता होता हूँ।
बच्चों के जहनों में कि भाई सबसे पहले तो उस बुत को तोड़ो ना, पहले तो चैलेंज से करो। अगर ईसा इब्न मरियम की हदीस है कि तू मेरे दीन पे नहीं आ सकता जब तक कि तू अपने बाप के दीन को नहीं छोड़ता। कॉमन सेंस की बात है, सोचिए जरा, नबी अस्सलाम को भी अबू जहल ने क्या कहा था कि मेरे दादा गलत, मेरा बाप गलत, मैं गलत और तू ठीक, वो सब बेवकूफ थे और आपको न्याय इल्म आ गया। तो नबी अस्सलाम ने कहा था हाँ जी वो सब गलत, किसी तसन्नुम में नहीं पड़े मेरा नबी। उन्होंने कहा भाई तेरा दादा भी गलत, उसका दादा भी गलत। सिर्फ कुछ लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि अकल भी आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि हमें किस चीज को चैलेंज करना है। तो हमने वो बुत तोड़ने हैं जो हमारी पिछली नस्लों की अम्मी और अब्बू को लगे, उन्होंने पूजा की है उन बुतों की। सोचे तो सही, ऐसे तो नहीं, ये लोगों की रजीम्स चली है पूरी की पूरी। आप समझ रहे हैं कि ये छोटा वाकया है, ये साइकोलॉजिकली बहुत ही बड़ा वाकया है। पूरी कौम नंगियों के सामने आ जाती है जब आप रजीम्स को देखते हैं। हमारी रजीम्स चली है सियासत में भी और दीन में भी, हमारे दीन के अंदर भी रजीम्स चली हैं, डायनेस्टीज चली हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, और सियासत में भी हमारे पार्लियामेंट हाउस में भी रजीम्स हैं, डायनेस्टीज चल रही हैं। पीपल पार्टी में आप देखना आसफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो और उनके बच्चे आप डायनेस्टीज चलाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये नवाज शरीफ की मरियम नवाज, मतलब कुछ सोचे, कोई बंदा पूछे भी कि कौन सी गैरत है, सेल्फ एस्टीम है पीपल पार्टी वालों के अंदर, और कौन सी सेल्फ एस्टीम है नवाज शरीफ कि उनके ऊपर अब शहजादी साहिबा और उनके बच्चे भी आ गए हैं। ये इनकी एक पर्सनल बंदे की गैरत का तकाजा होता है कि भाई मैं नहीं रहता इस पार्टी में। ये होती है सियासत। इससे तो बेहतर यजीद के अंदर सियासत थी, वो एटलीस्ट नमाजें तो पूरी पढ़ता होगा, उसकी तजवीज़ भी ठीक थी, बाकी सारी दोनों भैया तो होंगी उसके साथ। मैं वो खाली ये बता रहा हूँ कि मेरा रेजिस्टेंस जो है ना वो उस माँ और बाप के खिलाफ इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने इन डायनेस्टीज को सेलिब्रिटाइज किया है। They've actually lured into it. I mean, उन्होंने रालें टपकाई हैं कि मेरी बेटी भी मरियम नवाज बन जाए या आसफा भुट्टो, या मेरा बेटा बड़े होकर जरदारी बन जाए। खैर ये तो कोई मेरा नहीं ख्याल दुनिया में इंसान ये जुमला पूरा कर सकता होगा किसी भी दुआ में। बहरहाल आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरी स्ट्राइक्स बाय डिजाइन थी और अभी भी जारी रहेंगी, और मुझे आप तो बददुआएं आती हैं पाकिस्तान की अमीरों की तरफ से और अब्बू की तरफ से भी। ज्यादातर लोग बच्चे खुद कहते हैं कि हमारे अब्बू ने मना किया हुआ है साहिल दीन को ना। जो आपने टर्म यूज किए ना पाकिस्तान की अम्मियाँ, ये एक इंटरेस्टिंग टर्म है क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे सारे उनके पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में ही होते हैं और होने भी चाहिए मेरा ख्याल है। लेकिन आप जब सिर्फ यूथ को फोकस करेंगे और उनके पेरेंट्स को जिस तरह से आप बार बार आपके लेक्चर्स जैसी चीज़ें आप उनको माइनस करेंगे या उनको एज ए विलेनिश कैरेक्टर बना के दिखाएंगे, तब भी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी ना। वो एक बच्चे बागी से हो जाएंगे। और ये हमने थोड़ा सा पहले एक पॉलिटिकल ट्रिब्यूनल में भी ये भुगता है कि बच्चे जो हैं कुछ बगावत टाइप सिचुएशन पे निकल गए और पेरेंट्स कुछ और सोच रहे थे और गवर्नमेंट कुछ और सोच रही थी और बच्चे जो है वो एकदम बहुत आगे निकल गए, शायद ज़्यादा आगे निकल गए और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एक सफर पे जाए, 1 मिनट के सफर पे उस दिन चले जिस दिन गौर से सुने, जिस दिन अभी अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए, ठीक है, अबू जहल तो मर चुका है मगर वो काबे के अंदर खड़े हुए हैं और अली बिन अबी तालिब नबी अस्सलाम के कहने पे लात और मनात की गर्दन के ऊपर तेशे मार रहे हैं। सोचें अबू सुफियान पे क्या गुजरी थी उस वक्त, सोचें मक्का के पेगन्स पे क्या गुजरी थी। छोटा वाकया नहीं होता जब आपका खुदा आपके सामने तोड़ा जाता है, ये छोटा वाकया नहीं होता, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा वाकया होता है। मैं आपको एज अ माहिर नफ्सियात बता रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ा वाकया है कि इन प्रोफाइल्स के लोग, ये नवाज शरीफ जरदारी की बात कर रहा हूँ, इन प्रोफाइल्स के लोग किसी कौम में हीरो डिक्लेयर हो, ये बहुत बड़ा वाकया है, ये छोटा वाकया नहीं। इसको गौर से समझें, ये हो ही नहीं सकता कि इनकी परफॉर्मेंस और इनके करतूतों के बाद लोग इनको वोट डालने जाएं, मगर लोग जाते हैं इनको वोट डालने, इनको देखने की हिम्मत करते हैं टीवी के ऊपर 3-3, 4-4, 6-6 घंटे रोज के। सोचें, दिस इज नॉट अ स्मॉल मैटर। बाय द वे, इसमें पीटीआई के लोगों को भी डाले ना, मैं क्यों, बाकी सही कह रहे हैं, इमरान खान का नाम क्यों नहीं ले रहा। शेख रशीद जैसी मखलूक अगर पिंडी के या पाकिस्तान के ऐवानों में देखी जाती है तो इसका मतलब है कोई नफसियाती बीमारी है उन लोगों को। इन लोगों को जेलों में होना चाहिए, अस्पतालों में भी नहीं। मगर these people are celebrities in our country. Now, you know what my problem is? मेरी प्रॉब्लम पता क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि जिस पेडेस्टल को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो मेरे दीन का, मेरे नबी का पेडेस्टल है, उससे मुझे पावर है, उसके ऊपर चढ़ के मैंने दुनिया के अंदर इस्लाम नाफिज करना था। अमेरिका को भी
आंखें दिखानी थी, यूरोप को भी टेक ओवर करना था। लियुज़हिरा वाला दीन कुल्ली की आयत है मेरे कुरान में, वो पावर हाउस इनके पास है। वो मौलवियों ने तो खुद इनको गिफ्ट में दिया है ना। मौलवी तो खुद कहता है सर हम आपके जूते चाटने के लिए बैठे हैं, वरना आपके खिलाफ जाएंगे तो हम खारजी हो जाएंगे। इन लोगों ने, जरदारी और नवाज शरीफों ने हमें डबोया हुआ है। असल में मसला यह है कि इनको ब्लेम करना आसान है, क्योर करना जो है ना, मसला वो है कि जो लोग इनको हीरो मानते हैं ना, वो हमारी अम्मी और अब्बू ही हैं। नादिया हमारे साथ मौजूद है जो मेंबर असेंबली हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। जी कहिए। साहिल सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैंने आपकी बात बड़ी गौर से सुनी, क्योंकि आपका इंटरेक्शन ज़्यादा है स्टूडेंट से, तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको नहीं लगता कि अभी अगर वाला मगर वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है? हमारी जो अब यूथ है चीज़ों को समझने लग गई और उसको पता है कि आने वाला वक्त उनका है और उनकी एक आवाज़ बहुत असरअंदाज होगी हमारी आने वाली नस्लों पे, हमारी कौम पे, हमारे मुल्क पे। तो आप बता सकते हैं कि आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में, उनके जहनों में अब क्या चल रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से वो अगर वाले सिस्टम से तो बहुत आगे निकल आए हैं। और जो आपने एक बात की है कि अम्मियाँ और जो बच्चे हैं, बिल्कुल मैं आपके साथ, इरफान साहब के साथ सहमत हूँ। इस तरह तो हमारे बच्चे बागी हो गए और एक बगावत की तरफ जाएंगे अगर घर से वो एक और बात सुनेंगे और माशरे में एक और बात करेंगे, अपनी वो एक अलग से राय बना लेंगे। आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें घर वालों की भी एक सोच हो और हमारे स्टूडेंट्स की भी, जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो हमारा मुस्तकबिल है मेरे ख्याल से हमारे मुल्क का, उनकी एक सोच हो और वो एक सिमत चलें? और आपने यहाँ पर एक और बात की है कि कि जो सॉरी ये जवाब ले ले पहले इसका। जी जी साहिल साहब। और साहिल साहब जैसे वालिदैन की बात हुई है, साहिल साहब जैसे वालिदैन की नादिया साहबा ने जिक्र किया है, तो कुरान तो कहता है कि वइज़ा ख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदू इल्लल्लाह व बिल वालिदैन ihसाना व क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू व बिल वालिदैन ihसाना। तो वालिदैन के साथ तो हुस्न सलूक का हुक्म है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो फिर ये एक नया फ़लसफ़ा निकलता है कि आप अपने वालिदैन की जो बातें हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं और फिर अपनी तरफ चल पड़ें। और सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप अगर कहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी और बाकी जमातें अब इनको कोई वोट नहीं डालेगा, हम टोटली एग्री, बिल्कुल हम अब इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी जो हमारा रिसेंट इलेक्शन हुआ है, आप उस पर देखें क्या हुआ है। पूरी अवाम, पूरा मुल्क निकला है बाहर एक जमात के लिए जिसका नाम तरीक़े इंसाफ है, एक लीडर के लिए, एक कायद के लिए जिसका नाम इमरान खान है। लेकिन उसके बरअक्स रिजल्ट्स क्या थे? इनको कोई वोट आगे फ्यूचर में नहीं डालेगा। ये मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे भी और पाकिस्तान में सब समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी इसका कोई हल नहीं नज़र आया। आपको क्या लगता है कि अगर मुसलसल यही चीज़ दोबारा रिपीट की गई तो हमारी आने वाली नस्ल पे ये क्या असर छोड़ेगी? जी साहिल साहब। इरफान साहब आपको देखिए ना, तीन बातें आप लोगों ने ना, तीन बातें, मुझे खातून का नाम नहीं पता, नादिया साहब, तीन बातें हैं जो कि इकट्ठी हो गई, मैं अलग अलग करके बताता हूँ। एक तो बिल वालिदैन ihसाना जो है ना इमरान भाई, सबसे बड़ा जो एहसान अपने किसी इंसान पे कोई इंसान कर सकता है, उसको दोज़ख से बचाने का एहसान है। ठीक है, तो सबसे बड़ा काम हमने ये जो करना है ना, अपने वालिदैन की तस्दीक करनी है। ये वाहिद नस्ल है, इसको मैं कहता हूँ कि जिसने अपने बच्चे भी पालने हैं, उसने माँ बाप भी पालने हैं। इस लेवल पे हमें गहराई में फेंक दिया गया। ठीक है, और समझें, माँ बाप के साथ बगावत जो है ना, ये नादिया साहिबा को मैं बता दूं, ये मैं इतने अरसे अपना कलम अपने सफेद रंग के कागज के ऊपर बैठा सोचता रहा कि लिखूं या ना लिखूं। कम से कम 6-7 साल मैंने वो पेपर नहीं लिखा, तब कहीं जाके मुझे कुछ फैसले करने पड़े एज एन इन्फ्लुएंसर कि शुड आई स्ट्राइक दिस और शुड आई गो फॉर दिस स्ट्राइक और नॉट एट दिस लेवल इन दिस जोन। आपने ठीक कहा, बिल्कुल मैं वही आंसू रोया था जो इस वक्त आपके दिल में आए हैं कि माँ बाप के खिलाफ बगावत से कितनी बड़ी प्राइस, क्या रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल दुरुस्त पहुंची हैं आप। उस जगह से होकर मैं गुजरा हूँ इस बोर्ड में, मुझे पता है कितने आंसू निकलते हैं एक नीशऊर औरत और मर्द के, जो इस वक्त आप भी फील कर रहे हैं कि फिर कौन अपने माँ बाप को के साथ बगावत करेगी तो फिर तो और भी पता नहीं किस किस किस्म के नुकसान होंगे। तो जी हाँ, याद रखिएगा, ये बड़े डिसीजन हैं, बड़े डिसीजन कुर्बानी के जो कौमों को लेने पड़ते हैं। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ नाउज़ बिल्लाह कोई मतलब ना ले कि माँ बाप से बदतमीजी में अलाउ करता हूँ, या किसी भी किस्म की तलखी या किसी भी किस्म की नाउज़ बिल्लाह कोई गुनाह। माँ बाप के साथ शाइस्ता ही रहेंगे, तहजीब के दामन कभी भी नहीं छोड़ेंगे
उनके पैरों में गिर गिर के काम ही करेंगे हम। हमारी औकातें अपनी माओं के पैरों के अंदर ही हैं, अपने बापों के पैरों के अंदर ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर बगावत फलसफे से की जाती है, याद रखिएगा। अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके बेटे ने कहा, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे उनके बेटे, उन्होंने कहा आपकी ना किस्मत बहुत अच्छी है, बदर में ना जब घमसान का रण पड़ा था तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, मैंने आपको देखा और आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैंने कहा बाहर मैं छोड़ देता हूं, इसलिए आप बच गए। और अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटा किस्मत मेरी नहीं अच्छी, किस्मत तेरी अच्छी है, क्योंकि अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता ना तो तुझे मार के सबसे पहले तेरा सर में पेश करता अपने अल्लाह के हुजूर कि मैंने और अपने रब के लिए अपना बेटा कुर्बान किया। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ माँ बाप को कत्ल करे नाउज़ बिल्लाह या कोई बदतमीजी करे, मैं तो गुस्से से देखने को भी सबसे बड़ा गुनाह समझता हूँ। जो अपनी माँ को गुस्से से देख ले वो मेरा ख्याल है इस्लाम से फारिग हो गया। ठीक है, मगर फलसफे के उसकी फलसफे माँ बाप के बुतों को या उनके फलसफे किताबें आना अल्लाह से बगावत है, याद रखिएगा। अगर आपने चूज करना हो कि अपनी माँ से बगावत करें या अल्लाह से, तो जाहिर है मैं माँ से बगावत करूंगा, मैं अल्लाह से तो बगावत नहीं करूंगा, मेरे अल्लाह ने दिए मुझे वो माँ बाप। और समझे यहाँ पे इन लोगों ने किया क्या, हमारी नस्लों ने कैजुअल लिया इस बात को कि इस्लाम जो है ना वो पार्ट टाइम भी ठीक है। इन्होंने कैजुअल लिया कि आखिरत जो है वो बगैर किसी सवाब के, बगैर किसी बड़े स्टेप के हमें अल्लाह माफ कर देगा। ये वो कौमें गुजरी है हमारी नस्लें कि हम बस अल्लाह के रहम के ऊपर हैं, बेशक नस्लें तबाह कर दें। तो यार आप ठीक है, आप कर दें, आपका हक है, अपने ताकि रखते, आपको भी बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए थे। दूसरा, आपको तुक्के पे कहीं पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान का तो मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, आपको चाहिए था बांग्लादेश चले जाते, अफगानिस्तान चले जाते, मालदीव चले जाते, इंडोनेशिया चले जाते। पाकिस्तान एक प्रॉमिस है, पाकिस्तान जैसे इसराइल कहता है ना कि अल्लाह ने प्रॉमिस किया है इसराइल हमें, हम पाकिस्तानी वाहिद कौम जो कहते हैं हमने प्रॉमिस किया अल्लाह को कि ये ले यहाँ पे तेरा सिस्टम बनाएंगे। तो यहाँ पे इस नस्ल को ना ये गुंजाइश नहीं थी। ये जो 40s में पैदा हुए ना, 50s में जो यूथ हुए, उनको ये गुंजाइश नहीं थी। उनको पता होना चाहिए था कि बड़ी कुर्बानियां दी हैं मुसलमानों ने ये पाकिस्तान बनाने के लिए, और लिटरली बच्चियां रेप करवाई हैं, कत्ल करवाई हैं हमने पाकिस्तान बनाने के लिए। ठीक है, लिटरली। उसके बाद हम इस्लाम को कैजुअल ले लें और जरदारी हमारा सदर बन जाए, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब सोचे इससे कोई घिनौना वाकया हो सकता था इस्लाम के साथ कि कुछ करोड़ों में लोग इकट्ठे हुए थे और ये सियासतदान और ये पार्लियामेंट हाउस और ये शेख रशीद और ये शीरी मजारी इकट्ठे हुए थे। Shame on us. We better rebel against this generation. This is a price. Nadia, you're right. I cry your tears as well. I cry tears of blood every day. Thinking कि मैंने बच्चों को माँ बाप से बागी करना है। बिल्कुल ये कॉन्शियस चॉइस है मेरी कि फलसफा और वो बुत तोड़ना पड़ेगा। मैं इसलिए इरफान साहब से कह रहा था कि जाएं उस दिन और सोचें अबू सुफियान के दिल पे क्या गुजरी थी जब लाद के सर के ऊपर अली बिन अबी तालिब ने पेशा मारा था। वाकई सब कुछ खत्म हो जाता है जब आपके नस्लन दर नस्लन चले हुए खुदाओं को कोई आके चैलेंज करता है और उठा के जमीन पे फेंकता है। यू राइट अबाउट दिस, बट दैट इज द पावर ऑफ अ मुस्लिम वुमन एंड अ मुस्लिम मैन, जो अपने हाथ को खुद अपने सीने में डाल के अपना बुत निकाल लेता है। ये ताकत अल्लाह सिर्फ मुसलमान को देता है, जो अपना कसासिस करता है और देखता है कि वाकई मैं किसी और की चीज की तो पूजा तो नहीं करता, और मिल जाता है नादिया, अल्लाह की कसम मिल जाता है ढूंढने से वो बुत। ये कोई छोटा वाक्य नहीं, आप समझने में, do not underestimate the gravity of my words. This is a psychological ill and a biggest गुराए कबीरा है। This is a K2 लेवल का वाक्य है कि एक कौम के अंदर इस तरह की मखलूकात की डायनेस्टीज और रजीम चल पड़े। ये हो ही नहीं सकता। I'm sorry, I'm interrupting you. I'm sorry. Please go ahead. साहिल, अभी आप जो वाकया ये सुना रहे हैं बुत तोड़ने वाला, ये एक किस टाइम पे हुआ? रिजीम चेंज हो चुका था उस वक्त, उससे पहले बहुत सी एफर्ट्स थी, बहुत सी कुर्बानियां थी, बहुत सी जंगें थी। उस वक्त वो टाइम आया कि जब कोई उसको रोक नहीं सकता था बुत तोड़ने से। ये सिचुएशन अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं आई है, हमने अभी रिजीम चेंज नहीं किया है, हम अभी उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। बल्कि अभी जिस तरह से पहले बात हुई कि प्रोसेस अभी शुरू करने के लिए, जो पंजाबी में कहते थे जुती लब रहे हैं, अभी हम तैयार ही नहीं है उस चीज़ के लिए। आप जो वाकया बयान कर रहे हैं वो वाकया उस वक्त का है जब फतह मक्का हो चुका और आगे निकल गई चीज़ें। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, हम जहाँ पे खड़े हुए वो तो उससे बहुत पहले की है। अभी अगर आप सिर्फ यूथ को आप बहुत आगे ले जाओगे और उनके जो पेरेंट्स हैं, जहाँ पे क्योंकि दो ही है ना मेंटोर, या तो साहिल अदीम होगा या उसका अपना वालिद होगा मेंटोर,
तो दोनों मेंटोर दो नहीं हो सकते। इस वक्त वालिद ही मेंटोर होगा इफ इवन इज डूइंग गुड और बैड व्हाटएवर। वो बाप जो है वही पहला मेंटोर, पहला हीरो जो है वो औलाद का वही होता है। तो अगर हम साहिल अदीम को, या मतलब जिस तरह से ये एक है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे और अपना पहला बुत तोड़ेंगे, तो इतना बड़ा क्लैश आएगा कि वो पहले ही यूथ बहुत एलिवेट हुई हुई है, जज्बाती हुई हुई है बहुत ज्यादा। तो वो ये बात आपकी बहुत बाद में सुनेगी कि पेरेंट्स का ख्याल करना है, उनका एहतराम करना है, उनके पैरों के नीचे जन्नत है और सारा कुछ है। वो अजीब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, वो chaotic सिचुएशन हो जाएगी। डू यू थिंक कि आपने जैसे स्टूडेंट्स को, बच्चों को एलिवेट करना है, वैसे साथ साथ पेरेंट्स को भी जो है वो साथ लेके चलना है? इरफान साहब, मैं आपको ना एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ 30 सेकंड में। एक जब YouTube से पहले ना, थोड़ा सा पहले, जब ये जितने भी टेक्नोलॉजिकल आइडियाज है ना, उसकी एक वर्कशॉप हुई थी बहुत बड़ी। अभी इंटरनेट ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू नहीं आया हुआ था दुनिया में। तो एक बंदे ने 8-9 प्रोडक्ट्स बनाए थे, बहुत मशहूर आदमी है, यू ऑल नो हिम। उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इस वक्त हम सबके घरों में मौजूद हैं। उस वक्त उसको कोई नहीं जानता था। वो भी आया उस वर्कशॉप के अंदर और उसने अपने प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के बजाय खाली लेबल्स बताया कि मेरे आइडियाज ये हैं। लोगों ने कहा तो फिर किस बात का वेट कर रहा है, बिकॉज ही वाज अ सुपरस्टार इन दैट कॉन्फ्रेंस। ही सेड कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए उस आईक्यू का वेट कर रहा हूं जो आईक्यू तुम लोगों ने इंटरनेट के थ्रू बढ़ाना है। अभी मैं अभी लॉन्च करूंगा प्रोडक्ट तो लोगों को समझ ही नहीं आएंगे। तुम इंटरनेट लॉन्च करोगे, 3 साल बाद मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और ये प्रोडक्ट अभी भी उसी तरह चलेंगे। मसला ये है कि अभी आईक्यू के अंदर कौम आई नहीं है, दुनिया ही नहीं आई। तो जैसे ही आप लोग www शुरू करेंगे, साथ ही अगले 2-3 सालों में मेरे प्रोडक्ट शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ हुआ टेलीकॉम में। जब मैं जोंग में था तो हमारे पास 4G का लाइसेंस के लिए हमारे CEO ने हमें कहा कि सर आप लोग क्या कहते हैं, हमें 4G का लाइसेंस लेना चाहिए, $600 मिलियन का चेक साइन करवा लें हम बीजिंग में। हम बाय द वे बीजिंग में ही थे उस वक्त सारे। तो मैंने उनसे कहा कि सर बात सुनिए, आप पहले ZTE से कहें कि तकरीबन 10 मिलियन। साहिल साहब सॉरी टू कट यू, हम एक कॉलर ले ले, पहले लाइव कॉल है। रुक जाइए, ये बात खत्म हो जाएगी। कॉलर को 10 मिलियन जो है ना, 1 करोड़ ले लेते हैं। 4G के हैंडसेट्स लेके आए, मोबाइल सेट्स, वरना आपके $600 मिलियन जो है ना वो एक 5,000 रुपए के हैंडसेट का मोहताज हो जाएंगे और कोई भी नहीं लेगा। सो वन थिंग नीड्स अनदर, बट यू आर सेइंग इज आर वी रेडी? वेल आई एम सेइंग इज यूथ ने पहली दफा IQ पकड़ा है। इज इट इनफ? इज इट इनफ? साहिल साहिल साहब कथा कलामी की मादर चाहते हैं। एक तो बहुत सारे लोग आपके लिए भी कॉल्स भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, तो कॉल्स आ रही हैं। अगर हम एक कॉल ले लें फिर यहीं से आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। मादर चाहता हूँ कथा कलामी की। जी कौन सा, मैं कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम फरहान मलिक है। मेरा सवाल जो है साहिल अदीम साहब से है कि सर जी, हम सिस्टम को बड़ा करप्ट कहते हैं कि पॉलिटिक्स, हमारे पास सिस्टम भी नहीं है ना। अगर हम देखें सिस्टम में जमहूरियत अगर ले आए, जिन मालिक ने लेकर आई है, अमेरिका हो गया या कनाडा हो गया, उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर जब जमहूरियत लेकर आए हैं, एक ब्यूरोक्रेसी बंदे को पॉलिटिशियन कि उसमें नहीं रगड़ा जाता। मतलब अगर ASI कोई बात नहीं मानता, पॉलिटिशियन उसको पावर गेन करवा के उसको साइड छुट्टे लाइन लगा देता है। तो आप नौजवानों को इस तरह क्यों नहीं लेकर आते कि सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बजाय इसके हम सिस्टम तो बेजान है, हम उसको। आपका ख्याल है सिस्टम बेजान है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसमें ज़रूरत है। अगर एक और कॉलर है जी हमारे साथ, एक और कॉलर है। अच्छा ड्रॉप हो गई है। हसन साहब कमेंट शामिल कर लें। हसन साहब, जी हसन साहब आप कुछ शामिल करना चाहते हैं? अच्छा जी हसन साहब, इसमें एक हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, अफ्तार की तरफ है हम ज़रा। जी मैं इसको मुख्तसरी बयान करता हूँ। बेसिकली जो दीन इस्लाम ने काम किया ना, वो इंडिविजुअल्स के ऊपर किया है। यानी जो इंडिविजुअल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाता, आप उसकी तरबियत करते, ट्रेनिंग करते, अखलाक की बेहतर करते। अब ये एक पूरा प्रोसेस था। आप देखते हैं मक्का के अंदर वो इंडिविजुअल्स के ऊपर काम होता रहा। दीन इस्लाम में या अकल इस्लाम ने कभी किसी सिंगल इंडिविजुअल को ये नहीं कहा सिंगल आउट करके कि आप जाएं तो आप फलां का जो है वो कला कमा कर दें, उसके साथ जंग कर दें, उसके ऊपर उसके साथ कन्फ्रंटेशन में आ जाएं।
ये दीन ने कभी भी नहीं किया। तरबियत की एक कंटिन्यूस प्रोसेस के जरिए, इवन वालिदैन थे, बहुत से सहाबा कराम ऐसे थे कि जिनके वालिदैन बहुत बाद में ईमान लेकर आए या इवन नहीं भी लेकर आए, जब तक कि वो कन्फ्रंटेशन में नहीं थे, जंग में नहीं थे, मैदान जंग में नहीं थे। इस्लाम ने, दीन ने कभी ये नहीं कहा कि उनके साथ, सिर्फ इतना फरमा दिया ना हुजूर ने कि जी उनकी जो कोई भी उनका हुक्म होगा जो शरीयत से टकराएगा बस वो नहीं मानना। उसके अलावा फरमाया कि उनकी खिदमत बजा लानी है, उनके साथ उसने सलूक करना, उनका अदब करना। इस चीज़ को इस्लाम ने कभी निगेट नहीं किया, कभी माइनस नहीं किया। अपनी फ़िलासफ़ी क्या थी देखिए, इस्लाम ने पूरे कुरान मजीद को हम पढ़ लें, वो इंडिविजुअल की बात करता है, जो इंसान है ना इसको उसने मुखातिब किया। इंसान कुरान का मजमून है, वो इसको कहता है कि तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को समझना है, तुमने हमें अक्ल शऊर दिया है, तुमने अपनी ज़ात से फ़ैसला करना है, इसी के ऊपर सज़ा और जज़ा का फ़ैसला है। वो दूसरी तरफ उसके वालिदैन को ये नहीं कहा कि वो उनको भी अजाब दिया जाएगा कि अगर ये बंदा ठीक नहीं है तो उनको भी पकड़ा जाएगा। इंडिविजुअल के ऊपर मेहनत की, उनको प्रोसेस किया, उनके अखलाक संवारे, उनका किरदार संवारा। जब वो एक रियासत की शक्ल बन गए, जब वो एक सिस्टम की शक्ल बन गए, तो तब भी जब वो कन्फ्रंटेशन हुई, उस कन्फ्रंटेशन के नतीजे में वो बुत खुद ब खुद टूट गए। लेकिन तब भी जब वो बुत तोड़ दिए, तब भी ऐसा नहीं किया कि फिर एक एक्सट्रीम एंड को लिया इस्लाम ने, ऐसा कभी भी नहीं किया। किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन की तरफ इस्लाम कभी नहीं गया। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि दीन इस्लाम ने इंडिविजुअल्स को प्रोसेस किया, उनके अखलाक, उनके किरदार। यही चीज़ सहाबा कराम रिदवान मजमईन ने आगे मुंतकिल की, जो उनके ताबईन थे, तबा ताबईन थे, उन्होंने। इसी का नाम अदब है। दीन में जो दो चीज़ें हैं ना, जो हदीस जिब्राइल है, एक चीज़ उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह ईमान क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको ईमान बताया कि शहादत और गवाही देना है, अल्लाह को एक मानना और आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर ईमान लाना। उन्होंने पूछा इस्लाम क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम ने 5 चीज़ें उसकी जो गिनवा दी, जो हमारी इबादत है, नमाज है, रोज़ा, हज, ज़कात। अब पूछा एहसान क्या है, ये एहसान भी दीन का एक पार्ट है। उसमें आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये गुमान करो कि वो तुम उसको देख रहे हो। तुम पहला तो दर्जा ये बताया कि तुम ऐसे इबादत करो कि तुम उसे देख रहे हो, वरना फिर ये गुमान करो कि वो तुम्हें देख रहा है। और फिर इस एहसान के आगे ये पूरा चैप्टर है हदीस की कुतुब के अंदर, बाकायदा एहसान के टॉपिक के साथ। इसी को सूफिया ने पर्टिकुलरली लिया। सूफिया भी इसीलिए थे कि वो इंडिविजुअल्स के ऊपर मेहनत करते रहे। ये एहसान, अदब, इनफरादी तौर पर लोगों के ऊपर मेहनत की बात है और मेहनत का पैगाम है। कारी साहब, आपने काफ़ी गुफ्तगू सुनी है, ये इनफरादी तौर पर ये सारा का सारा जो मुकदमा साहिल अदीम साहब से मदारिस के ऊपर है। जी, साहिल अदीम साहब से मेरा ये सवाल है कि आप हर बात में ये कहते हैं कि मसाजिद फ़ेल हो गए, मस्जिदों वाले स्किल नहीं सिखा सके, उलमा किराम फ़ेल हो गए और वो इस्लाम का मकसद नहीं समझा सके। तो साहिल भाई, आप वो तो नहीं समझा सके, आपसे ये सवाल है कि आपने इस्लाम का मतलब उम्मत को क्या समझाया, अपनी यूथ को क्या समझाया, क्या आप उनके अंदर पूरा इस्लाम दाखिल कर सके हैं? आपसे बस यही सवाल है, आप इसका जवाब दीजिएगा। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वहुवा कुरहुल लकुम, आप कहते हैं वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये उलमाए किराम खुरूज करें, तो कुतिबा अलैकुम की ज़मीर आपकी तरफ नहीं लौटती, आप भी तो उसी में शामिल हैं, आप भी तो मुसलमान हैं। कि सिर्फ उलमाए किराम ही का हक़ तो नहीं है कि वो इस्लाम समझाएँ और इस्लाम की तालीमात दें और लोगों को इस्लाम पर चलाएँ और फिर हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ खुरूज इख्तियार करें। आपका भी तो हक़ बनता है, आप भी तो मुसलमान हैं। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं पढ़ी, बल्लिगू अन्नी वलो आया, तो आपने कितनी आयात यूथ तक पहुँचाई हैं कि उनके दिलों में दाखिल किया और उन्हें पूरे इस्लाम पर चला दिया है? ज़रा इसका मुझे जवाब दीजिएगा पहले आप। जी, मुझे मौका मिलेगा बोलने का? आपका मौका है जी आपके पास। जी, असल में ना मैं आपके और मेरे शहर में ना तफ्तारी के टाइम अलग अलग है। मैं उसकी रिस्पेक्ट करते हुए जल्दी जवाब दूंगा। जो पहले भाई ने एरर किया ना, वो गौर से समझें। तो कारी साहब, मैं आपका जवाब देता हूँ, बेफिक्र रहें। मेरा ख्याल है कारी साहब आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी हुई। मैं पिछले 5 साल से बल्लिगू अन्नी वलो आया के थ्रू दीन का असल मतलब समझाने के लिए हर स्कूल के, हर गली मोहल्ले के हर स्कूल में घुस चुका हुआ हूँ। गौर से सुने, वो काम मेरा देखिए, ठीक है। और मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि हुकूमत के खिलाफ खुरूज करे। मैं उलमा से कहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ जो आपने खुरूज की एक्सप्लेनेशन दी है, और उलमा किराम में जब हजरत अयूब खान अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैह के फतवे दिए थे, तो आप उसके बाद कोई एक्सपेक्ट करते हैं दी शोर मुसलमान ऐसे उलमा की इज्जत करेगा जो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अयूब खान रहमतुल्लाह अलैह को अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर करके नीचे खुरूज के फतवे लगा दे? जरा सोचें, जरा शर्म आनी चाहिए हमें भी ऐसे उलमा से रुजू, उलमा सू से रुजू करने के लिए अल्लाह तौफीक दे
कि जो इस तरह के काम करवाते हैं कि हुकूमतों को खुश करने के लिए उनके किताबें लिखते हैं उनके लिए और उनको अल्लाह का अवतार डिक्लेयर कर देते हैं दुनिया में, हालांकि वो दुनिया का सबसे बड़ा अवतार होता है। पूरी दुनिया के बच्चे बच्चे को पता होता है शैतान का अवतार है, मगर ये डर ऐसे ही करवाता है। फिर बहरहाल में जो पहले भाई साहब ने एरर किया वो ज्यादा पड़ा है। भाई साहब आपने मेरी वीडियोस देखनी है, आप वादा करेंगे ताकि आप और बेहतर तरीके से प्रोपेगेंडा कर सके, प्रोपेगेट कर सके दीन के असली मतलब और उसके मैसेज को बच्चों तक भी। और आप वो बहुत जरूरी है। जी जी, अच्छा साहिल साहब, एक इससे पहले आप हसन साहब का जवाब दें। बार बार हमें बाहर से बहुत बड़ी तादाद में लोगों के पैगामात आ रहे हैं, आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा नहीं हैं, कहीं दूर हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कोई एक पैगाम उनके लिए छोड़ दें छोटा सा, फिर आपके इफ्तारी का वक्त होना, फिर आप हसन साहब का जवाब दे दीजिएगा। ड्रॉप हो गए जी लाइन। साहब ये बताते चले आप अपने व्यूअर्स को कि आज आप स्टूडियो में क्यों नहीं मौजूद? साहिल साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, लाइन ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ लाइन ड्रॉप हो गई, लाइन ड्रॉप हो गई। चलिए मेरा सवाल है नादिया से। नादिया, मुझे ये बताएं कि आपके लीडर तो जेल में है, लेकिन उन्होंने कोई सियासी स्ट्रेटजीज दी हैं आपको कि टीम को कैसे यूनाइट रखा जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ को? जी बिल्कुल, स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी हैं हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से ही हम इस पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो मसला है ना वो ये है कि बेसिकली हमारी बहुत बड़ी तादाद में जिस तरीके से हमारे मेंबर्स पार्टी के सरबराह नहीं है ना, तो फिर उसके बगैर कैसे चल रहा है, मुमकिन कैसे है? नहीं, पार्टी के सरबराह क्यों नहीं है? पार्टी के सरबराह जेल में है, फिर भी 8 फरवरी को आप देखें बड़ी तादाद के साथ सरबराह जेल। लेकिन देखिए ना, अभी तो क्रक्स ये ना कि जो पार्टी के लीडर है वो जेल में है, लेकिन ऑब्वियसली आप जब सब के सब हैं लीडर्स, मेंबर असेंबली हैं, सारे के सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे मिलकर क्या स्ट्रेटजीज लेके चल रहे हैं कि फ्यूचर में आप लोग यूनाइटेड रहें और कोई प्रोग्रेस लेकर मतलब आपको टूट फूट का शिकार ना हो, टूट फूट का शिकार ना हो। जी बिल्कुल ऐसे जरा डिस्पर्स्ड है ना सारे के सारे। जी बिल्कुल ऐसे इस तरह ये है कि पहले तो हमारा इस टाइम जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहले ये कि हमारे साथ जो 8 फरवरी को नाइंसाफ़ी की गई उस पर हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि किस तरीके से हमने इंशाल्लाह अपना हक लेना है। दूसरा ये कि हमारे लीडर जेल में ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने वापस आना है। आप देखें इस टाइम पूरी कौम, पूरी आवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और इस टाइम पूरी लीडरशिप जो हमारी फैमिली की तरीके से सबको लेकर चल रही है। बेशक इस तरीके से हम यहाँ डिस्कस ज़रूर हैं, लेकिन हम कनेक्ट में हैं, चाहे वो हमारी जूम मीटिंग्स हैं, चाहे हम उनको इजलास रूम में डिस्कस कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और हमारी लीडरशिप प्रॉपर हर चीज़ इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के साथ चल रही है। अभी जो सिस्टम है ना हमारे साथ बड़ी एक बहुत वर्स्ट किस्म से हमारे साथ जो 8 फरवरी को और फिर 9 फरवरी को हमारी बड़ी तादाद में हमारे कैंडिडेट्स को हरा दिया गया। उसके बाद हमारी ख़वातीन हैं, उनकी रिज़र्व सीट्स का इशू है, हमें हक नहीं दिया गया उसका। ये एक मेजर पॉइंट्स हैं। देखिए हमारी जमात को ख़त्म कर दिया गया, हमारे निशान को ख़त्म कर दिया गया, एक बहुत बड़ी जमात को दीवार के साथ लगा दिया गया। आप कह रही हैं कि आपका लीडर इस टाइम जेल में है तो सब कैसे चल रहा है, बेसिकली आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसको लीडर को जेल में डालने के बावजूद भी आप ये देखिए हमारी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, फिर भी हमने 8 फरवरी को साबित किया, हमने इलेक्शन निकाला। पूरे पाकिस्तान में हमने 2 तिहाई 3 तिहाई अक्सरियत से इलेक्शन निकाला। लेकिन 9 फरवरी तो प्रॉब्लम ये आई थी, जो आपकी बात को मैं आगे लेके चलूं, मसला ये आ जाता है कि इतना सारा कुछ होने के बाद यूथ बाहर निकली, सारा कुछ हुआ, बड़े भी निकले, सिर्फ यूथ नहीं, वोट डालने जब आके देखा, उसको मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया। लेकिन उसमें मसला ये आता है कि ये सारा कुछ होने के बाद जो जो चीज़ें आप बता रही हैं, अब आके अगर आप कहते हैं कि जनाब हमारा जो अलायंस हुआ है वो अलायंस शायद हम ठीक नहीं कर पाए, जो इस वक्त जो लेटेस्ट इस वक्त इशू चल रहा है कि जिस पार्टी के साथ आपने अलायंस किया वो शायद वो नहीं करना चाहिए था, या इस किस्म की चीज़ आ रही है। शायद आप ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो जो मिसिंग लिंक है ना, एक चीज़ मैं ऐड कर दूं। साहिल साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन की है जी, वेलकम बैक साहिल साहब। जी सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी जी साहिल साहब, इस नंबर पे कॉल बताते चलें आप अपने व्यूअर्स को कि सब के सब पूछ रहे हैं कि आज साहिल साहब स्टूडियो में क्यों नहीं मौजूद। जी आवाज़ नहीं आई। व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि आज साहिल साहब जो है वो स्टूडियो में मौजूद क्यों नहीं है, ये प्लीज बता दें। मेरा ट्रैवल स्केड्यूल ना मुझे एक जगह पे रुकने नहीं देता, ये बड़ा मसला है, तो ये तो चलता ही रहेगा। बस कुछ ही देर में अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। अब हसन साहब, अब सिलसिला मुनक़ता हुआ था, कथा कलामी की माल चाहते। हसन साहब आपने कहा कोई एरर कर दिया है, ये इस तरह का मैसेज जो है ना वो डिक्रिप्ट ना हो जाए।
जो हसन साहब मुझे नहीं पता, मुझे इल्म नहीं है, जसारत होती है। मैं बस गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि आपने एक मेजर एरर ये किया है कि इस्लाम में कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। ये इस्लाम बिल्कुल उलट है। बुद्धिज्म में कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, पॉलिन फिलॉसफी में कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। इस्लाम करता ही फर्स्ट इनिशिएटिव खुद है, ठीक है। हाथ से पकड़ना बुराई को इस्लाम ने हुक्म दिया, किसी और उम्मत को अल्लाह ताला ने ये लेजिस्लेशन नहीं दी थी। इस्लाम करता ही इनिशिएटिव है, फर्स्ट इनिशिएटिव, फर्स्ट मूवर अगेंस्ट ऑल इवल। खुद करोगे, खुद स्ट्राइक करोगे, ये इस्लाम कहता है। इक़दामी जिहाद अबू बकर सिद्दीक ने बगैर किसी और रिएक्शन की, किसी और कौम ने हम पे चढ़ाई नहीं की थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मुसलमानों की फौज से फौज कशी करवाई। उमर खत्ताब ने 11 सरिये खुद भेजे, खुद डिप्लॉयमेंट की। हम खुद कन्फ्रंट करते हैं। वी डोंट वेट फॉर द इवल टू कम, वी गो टू द इवल। दैट इज इस्लाम। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर में पहली क्लॉज ये है कि पहले हाथ से पकड़ जाके, यू आर द मिलिट्री, यू आर द आर्मी, यू आर द पुलिस। एवरी मुस्लिम मस्ट टेक द कॉन्फ्रंटेशनल इनिशिएटिव इन हिज ओन हैंड्स। और दूसरी आपने जो मिस टाइमिंग की है, आपने वो वाली हदीस सुना दी है एहसान की जो इस मौजू के अंदर फिट नहीं हो सकती। लोगों की साइकोलॉजी में वो सूफीज्म के थ्रू एक फ्रैक्चर आ जाएगा कि हमारा तो काम है बस सफेद गोली खा ली और सब कुछ हो गया ठीक, हम सिर्फ एहसान करेंगे, ना देख बुरा, ना सुन बुरा, ना कर बुरा। ये गीता के अहकामात हैं। मेरे नबी के अहकामात ये हैं कि सबसे पहले यू ग्रैब द इवल बाय योर ओन हैंड, वंस यू नो इट इज डन एंड ओवर विद, तब कहीं जाके अगली स्टेज के ऊपर आएंगे। वो वहां पे आके तसव्वुफ अपनी मैरिज के ऊपर शुरू होता है। बिल्कुल ठीक। सूफीज्म को उस मौके के ऊपर गुलामों को मत बांटें, गुलामों को तसल्ली मिल जानी है अपनी गुलामी में। हमारी कौम को सूफीज्म में की जो बात हो रही थी वो पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्रंटेशन की बात हो रही थी, पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्रंटेशन की बात हो रही थी। वो बाकी माशरे के साथ अलग है, वो तो एक बिल्कुल है। पेरेंट्स के साथ किस हद तक हमें आगे जाना चाहिए? यहाँ पर हसन साहब नहीं, यहाँ पर ये बात नहीं हुई। नहीं, देखें वो चल रहा है, पेरेंट्स की बात हो रही है, पेरेंट्स की बात वसी तनाजुर में लिया, वालिदैन की बात नहीं हुई सर। वसी तनाजुर में भी अगर उसको ले लें आप, तो मैं सिर्फ अर्ज करना चाहूँगा कि जो इस्लाम जो अमर बिल मारूफ का जो हुक्म दे रहा है ना, वो ये है कि वो मैं फिर वही अर्ज करूँगा कि वो अखलाक की, नेकी की तालीम का हुक्म दे रहा है। आका अलैहिस्सलाम, अगर आप तबलीग का इब्तिदा देख लें, मदीना के अंदर देख लें, मक्का के अंदर देख लें, जब इस्लाम फैल चुका है तब देख लें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल है, तो वो बगावत है। बगावत जो है ना, वो दुनिया के किसी कानून के अंदर भी, किसी सूरत में भी, कभी भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। व्हेनेवर देयर इज, जहाँ पे बगावत होगी उसको तो पकड़ा जाएगा। वो आज का अमेरिकन लॉ लें, वेस्टर्न लॉ ले लें, या तब का लॉ ले लें, या तब भी एम्पायर्स थी। तो जो शख्स जो दीन का बागी है, उसका तो किसी कानून, दुनिया के कानून के अंदर भी वो इजाज़त नहीं है कि उसको इजाज़त दी जाए कि वो, मतलब अगर आज पाकिस्तान में कोई लोग जो हैं वो, जैसे साहिल साहब बता रहे हैं कि एक, जैसे इरफान साहब ने भी जिक्र किया कि कब बच्चे, कितना टाइम और लगेगा, तो ये बगावत सवर की जाएगी फिर आपके ख्याल? नहीं, बगावत नहीं है। देखिए, वी नीड टू गो फॉर द ट्रेनिंग। हम ये जो मिसिंग लिंक है ना एक, वो है तरबियत का। तरबियत का एलिमेंट शामिल नहीं है। आप देखें, मैंने जो पहले भी अर्ज़ किया था कि होलसम जो सिस्टम है ना, वो वर्क नहीं कर रहा। इसमें अगर आप किसी को सिंगल आउट करना चाहेंगे कि जी मदरसे की गलती है, जी पॉलिटिशियन की गलती है, जी फलाने की गलती है, जी फलाने की गलती है, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स हैं, पूरे एक सिस्टम को बनाती हैं, और पूरा सिस्टम जो है वो नीचे चीज़ें इस तरह इंकलकेट। क्या हमारे पास ट्रेनिंग का टाइम है इस वक्त? तो हम इतने वो मुश्किल में हैं कि वो कौन सी बिजली के झटके लगाने वाली सिचुएशन है। अगर आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया तो नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि माइनस में है। मैं तो पहला क्वेश्चन ये था, ये 30 साल भी मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि अभी नहीं शुरू हो रहा। अभी भी उन्होंने सवाल किया कि जब ये शुरू हो जाएगा, अरे उसके बाद 30 साल मेजर सर्जरी की बात, मेजर सर्जरी इन सिस्टम, नहीं, देयर वी नीड अ सर्जरी इन मेजर सर्जरी इन सिस्टम, जिसकी हम बात नहीं करते। जो हमारा पूरा एक सिस्टम है, जो मैंने दीन की भी मिसाल दी थी, बेसिकली इज अ होलसम ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, उसके अंदर सियासत भी शामिल है, मजहब भी शामिल है, तालीम भी शामिल है, ये सारे एलिमेंट्स मिलके बनते हैं। देयर वी नीड टू रिवैम्प दिस। अफ्तारी का वक्त होने लगा अभी अगले 2 मिनट में, तो माजरत के साथ हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहूँगी कारी अतुल मन्नान वारसी साहब को कि आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। 2 शेर सुनाते और इसके साथ दुआ भी कर दीजिए। और नाजरीन, हम आपको इसी के साथ समर किचन का लिंक भी देंगे इंशाल्लाह। आप देखिए कि मीरब ने आज कौन सी मज़े की रेसिपी बनाई है, और एंजॉय कीजिए आज की रेसिपी। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह सहरी में, एंड देन
लाइव इफ्तारी में भी। तो समा, रमज़ान का समा हम सब मिल के बांधते रहेंगे। कारी साहब नात रसूल मकबूल चंद अशार। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। मुद्दतों की प्यास को तूने मुद्दतों की प्यास को तूने सैराब कर दिया, जाम ज़मज़म का पिलाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। दुआ कीजिए प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिदाक वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफ़ضलिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह हम सब के अगले पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह रमज़ान के पूरी बरक़ात हमें नसीब फरमा। अल्लाह रमज़ान की बरकत से हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और जहन्नम से आज़ादी का परवाना नसीब फरमा। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कामिल इत्तबा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करके हमें उस पर चलने की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मौला करीम हमें दीन इस्लाम की कामिल समझ नसीब फरमा। अल्लाह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत है हमें बिल्कुल उसी तरह से सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब। जी नाज़रीन, इसी के साथ अफ्तारी का टाइम हुआ है। हम आपसे लेते हैं इजाज़त, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। और अभी आप देखें समा किचन। समा किचन में मीरब हमारा इंतज़ार कर रही है और देखते हैं कि मीरब ने आज कौन सी स्पेशल रेसिपी बनाई है। क्यों हाफिज़ साहब? बिल्कुल जी, इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, समा डिजिटल के साथ मैं हूँ मीरब ज़ीशान। समा का दस्तरखान में आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, यकीनन आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे होंगे। रोज़ जब मैं अच्छी आपके साथ रेसिपीज शेयर करती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आप उनको ज़रूर ट्राई करते होंगे। आज मैं आपके साथ एक और बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मौका की बेस्ट रेसिपी है। मौका फेज 6 में मैं मौजूद हूँ नाज़रीन। DHA का सफ़र मैंने तय किया, मौका में मैं आई और मौका में आके मैंने सोचा कि इनकी किचन में जाके आज इनकी वो रेसिपी ट्राई करते हैं, उसकी टेक्निक देखते हैं, उसका तरीकाकार देखते हैं और अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं ताकि आप अपने इफ्तार को खूबसूरत बना सकें। तो मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी किचन में जाती हूँ, मेरे साथ ही रहिएगा।
आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू सैंडविचेस। चिकन को इन्होंने मसाला लगा दिया। आप लोग नॉर्मली जो भी बारबेक्यू का मसाला लगाते हैं घर पे, आप वो मसाला लगा सकते हैं। इसको टिक्का मसाला भी लगा सकते हैं, तमाम स्पाइसेस को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। और इसको आपने इस तरह से बारीक बारीक कट करना है, इसके स्लाइसेस। एक स्टेक का पीस लेकर आप उसको इस तरीके से कट कर लेंगे। छुरी अच्छी होनी चाहिए वरना ये कट नहीं होता, और गरम गरम ही कोशिश करें कट करने। इस तरीके से रख के आप इसको कटिंग कर सकते हैं। अब इसको हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग मौका की स्पेशल सॉस जो है वो अप्लाई करेंगे स्लाइसेस के ऊपर। ये ब्राउन ब्रेड है और इसके ऊपर हम लोग सॉस अप्लाई करेंगे, फिर हम बारी बारी इसके इंग्रेडिएंट्स अप्लाई करेंगे और आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब हम लोग सैलेड लीव्स को बारीक बारीक कट करेंगे इस तरह से। इसी कटिंग करने के बाद हम लोग इसको ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम लोग सॉस लगाएंगे। मौका की स्पेशल सॉस मेरे सामने पड़ी है, आप घर पे कोई भी दूसरी सॉस यूज़ कर सकते हैं। बल्कि मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि आप लोग घर में जब सैंडविचेस बनाते हैं तो आप सॉस किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ये 1 टेबलस्पून हम लोग सॉस जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से सॉस को हम लोग स्प्रेड कर देंगे। सबसे पहले इस पे आ जाएगा सैलेड। उसके बाद नाज़रीन बारीक कटी हुई टमाटोज अप्लाई हो जाएंगे। अब ये फुल फ्राइड एग है जिसके ऊपर इन्होंने चीज़ रखी है और उसको मेल्ट किया है। आप नॉर्मली चीज़ का स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक और स्लाइस लेंगे, इसी तरह से इसके ऊपर सॉस अप्लाई करेंगे 1/2 टेबलस्पून। ब्रेड को पहले अच्छी तरह से टोस्ट किया हुआ है ताकि क्रिस्पी हो जाए। अभी हमने इसके ऊपर सॉस लगा दी। अब हम लोग इसके ऊपर चिकन रखेंगे जो कि बारबेक्यू मसाले के साथ इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। अब अगेन इस वाले स्लाइस पे हम सॉस लगाएंगे। जब भी कोई सैंडविच या बर्गर बनता है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैं जानना चाहूँगी आप सबसे। ये इसके ऊपर लग गया। अब ये इसकी हम लोग साइड्स कट करेंगे। जी नाज़रीन, ये इसके सारे स्लाइसेस कट हो गए हैं। अब हम लोग इसके 4 पीसेस करेंगे ताकि इसकी सर्विंग भी अच्छे तरीके से हो। ये इसकी 4 साइड्स इस तरह से कट हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम लोग ये लगा देंगे टूथपिक्स ताकि ये बिखरे ना। और इसकी सर्विंग कुछ इस तरह से। ये नाज़रीन आपके क्लब सैंडविचेस तैयार हैं जो बारबेक्यू चिकन के साथ इन्होंने बनाए हैं। इनको प्लीज़ ट्राई करें। ब्राउन ब्रेड के साथ यूज़ हुए हैं, स्पेशली डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं। आप लोग कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं, विदाउट सॉस भी बना सकते हैं क्योंकि जो इसमें स्टेक यूज़ हुई है उसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले और बहुत ज़्यादा कोई ऑयल यूज़ नहीं हुआ। इसको डायरेक्टली ग्रिल किया हुआ है और ये सैंडविचेस हमारे प्रिपेयर हो गए। जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था मुझे वो करने जा रहे हैं, यानी रैप्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप चिकन फिले लेकर उस पर आप सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, चाइनीज़, जो भी आपकी सॉसेज आपके पास मौजूद है सब डाल दें और इसके साथ इसको बारीक बारीक आपने कट्स लगाने हैं ताकि अंदर तक वो चला जाए। ड्राइड हर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं और इसको मैरिनेट किया हुआ है। और उसके बाद इसको मैरिनेट करने के कुछ देर बाद बारीक बारीक इसके स्लाइसेस जो है वो हम कट करें। अच्छा सर, इसके अंदर अब ये हम लोग कैप्सिकम और ये अनियन जो है इसकी कटिंग भी इसी तरह से करेंगे? ठीक हो गया, यानी कि दोनों की कटिंग लंबाई में होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारी जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट तैयार है और इसको कुछ इस तरह से आप उठा के रखते हैं यकीनन। अच्छा, अब मैं चाहूँगी आप मेरे साथ कट कीजिए ताकि मुझे पता चले हमने अनियन किस तरीके से काटना है। बड़ी हिम्मत करके ऐसे मैं काट रही हूँ
क्योंकि ये कैप्सिकम को काटना भी मुश्किल काम होता है वैसे, छुरी तेज़ ना हो तो खास तौर पर। आज मेरी छुरी में कोई मसला है। ये हमारी कैप्सिकम कट हो गई है। इसी तरह से हम लोग प्याज भी कट कर लेंगे। अच्छा शेफ साहब कहते हैं कि ये ऑनियन में से जो ग्रीन कलर की ये जो चीज़ होती है इसके अंदर, इसको निकाल देना चाहिए। इससे क्या होता है? टेस्ट अच्छा नहीं आता। ठीक हो गया, तो इसको हम लोग निकाल देंगे। अनियन भी कट हो गया। अब बेल पेपर हम कट करेंगे इसी तरह से, सेम डिफ़िकल्टी, सेम छुरी है मगर कटिंग कितनी अच्छी है। इसे कहते हैं अपने किचन में काम करने की आदत होती है। क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक हो गया। अब ये सब कुछ हमारी चीज़ें कट हो गई हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स कट हो गए हैं। अब हम लोगों ने देखना ये है कि इसकी प्रेपरेशन किस तरह से होती है। जो मेरा ख्याल है पहले हम लोग चिकन को फ्राई करेंगे और साथ हम इनको भी फ्राई करेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी अप्लाइंग आपको दिखाते हैं। धनिया है, पुदीना है, गार्लिक है। गार्लिक, धनिया, पुदीना डाल के ये सॉस बनेगी। इसमें दही ऐड है या इसमें पानी ऐड है? दही ऐड है। ज़बरदस्त। नाज़रीन ये सॉस आप बनाएं और उसके बाद ये टॉर्टिला रैप्स आपको बाहर से मिल सकते हैं। हम लोग मौका स्पेशल रैप्स यूज़ कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करके फिर हम इसके ऊपर इसकी फिलिंग करेंगे। कितनी स्पाइसी होती है ये? नॉर्मल स्पाइसी है। नॉर्मल स्पाइसी है, ठीक है। तीन रैप्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे नाज़रीन। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे और फिर हम इसकी सर्विंग आपको दिखा देंगे। जी नाज़रीन, अब हमारे लास्ट रैप के ऊपर जो है ये सॉस अप्लाई हो रही है और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर ये मटेरियल डालेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसकी किस तरह से इसको रैप किया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाता है। सॉस अच्छी तरह से लग गई है और मैं दोबारा से कहना चाहूँगी कि मैं आपका वेट करूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग अपने घर में सॉसेस कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो नाज़रीन अब हमें शेफ़ तारिक साहब बताएंगे कि हमने कितनी अप्लाई करनी है। अब इसको रैप किस तरह से करते हैं? इसके ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। मोज़रेला चीज़ हम कितनी ऐड करेंगे? हस्बे ज़ायका। अच्छा, जब भी आप मोज़रेला चीज़ ऐड करें तो आप उसको बेक करें या उसको ग्रिल कर लें। और अगर आप चेडर चीज़ यूज़ करते हैं तो चेडर चीज़ आपकी वैसे ही मेल्ट हो जाती है। मोज़रेला चीज़ से आपकी लेयर्स बनती हैं तो इसलिए इसको बेक होने में भी टाइम लगता है। अब हमारा दूसरा रैप भी प्रिपेयर हो रहा है। ये जिस तरीके से ये रखते हैं पता नहीं मुझे कब रखना आएगा। रोज़ मैं देख रही हूँ मगर अभी तक परफेक्शन नहीं आ रही है। सर आपको कितना टाइम हो गया वैसे? तकरीबन 4 साल हो गए मुझे। 4 साल में आपने इतना अच्छा मतलब सब कुछ सीख लिया है बड़ी जल्दी, क्योंकि लोगों को काफ़ी साल हो जाते हैं मगर उनमें परफेक्शन नहीं आती है। यू आर नॉट अ शेफ टिल यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट समथिंग। कोई भी चीज़ को रखने का, सर्व करने का जो तरीकाकार होता है उससे पता चलता है कि आप कितनी परफेक्शन रखते हैं, क्योंकि जितनी खूबसूरती से आप सर्व करते हैं उतनी ही आपकी परफेक्शन और आपकी जो एक प्रोफेशनलिज्म है वो नज़र आता है। ये नाज़रीन हमारा तीसरा रैप भी बंद हो चुका है एंड नाउ इट्स टाइम टू ग्रिल द रैप। मैंने जो बनाया वो सबसे बड़ा बना है। खातून हूँ ना, ज़रा अच्छा लगता है, चीज़ खुली डुली बननी चाहिए। जी नाज़रीन, अब पैन में ऑयल डल चुका है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने कट किए थे, चिकन, बेल पेपर, कैप्सिकम, अनियन, वो सब हमने इसमें डाल दिया है और अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे इकट्ठा, अलग अलग नहीं। इसको थोड़ी देर रखते हैं, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा जब, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करके इसको प्रॉपर फ्राई कर देंगे। जी तनवीर साहब, अब आपने इसमें चिली सॉस डाली है, अब आप इसमें बाकी मसाला जार डाल रहे हैं। इसमें क्रश चिली है, वाइट पेपर है। इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी है? 5-5 ग्राम, लाइक हाफ टेबल स्पून। वैसे अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इसको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं, मुझे वैसे स्पाइसी पसंद है। अनियन पाउडर, बस दैट्स इट। हर्ब्स डालेंगे इसमें हम,
ठीक है, ड्राइड हर्ब्स हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसको अब अच्छी तरह फ्राई करेंगे। यानी दोनों चीज़ों को आपने एट अ टाइम जो है वो मूव करना है, राइट? क्या बात है, ज़बरदस्त। अगेन नाज़रीन, मौका स्पेशल सॉस और उसके बाद केचप, चिली गार्लिक। जी नाज़रीन, मज़ेदार रैप्स तैयार हैं, खुशबू बहुत ही अच्छी है और कुछ ही देर में हमारी सारी इफ्तारी तैयार हो जाएगी। और ये मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। वैसे एक रैप के आप 4 पीसेस भी कर सकते हैं, मगर मज़े कितने हैं कि मेरे ख्याल से ज़रा फुल साइज़ पीसेस हैं तो 3-3 होने चाहिए। बाकी मैं चाहूँगी शेफ़ साहब आप प्लीज़ इन्हें कट कीजिए। मैंने अपने वाला रैप कट कर दिया। ये नाज़रीन हमारे रैप कट हो गए हैं। अब हम ये सारी चीज़ें अपने बॉक्सेस में डालेंगे, फिर इफ्तारी हमारी जाएगी हमारे समा में और वहाँ पे सब इफ्तार करेंगे। और इसी तरह से मज़ीद रोज़ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप मेरे साथ ही रहिएगा। पूरा रमज़ान पड़ा है, काफ़ी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने को। मैं बहुत बेताब हूँ कि कब हम दिन ब दिन अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके सामने लेकर आएँ और आप उन्हें कुक करें। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपने रेसिपी ट्राई की है, और अगर ट्राई की है तो उसका रिजल्ट कैसा था, घर वालों का क्या रवैया था, क्या खुश हुए खा गए या बस गुस्सा सा आ गया। तो नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।